साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस पे है। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस वो बीमारियां हैं जो मच्छरों के काटने से होती हैं। मच्छर जो एक डायरेक्शन में उड़ते हैं, जो कीड़े मकोड़े एक एक मॉस्किटो जो है वो एक फिक्स डायरेक्शन में उड़ता है, फ्लाई करता है, उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो आज जो ये टॉपिक है अपना वो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के लिए है। तो ये मेनली जो है पूरे अपने भारत में 6 तरह की बीमारियां हैं जो वेक्टर वेक्टर की वजह से होती हैं, जिन्हें हम वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं। उसमें से नंबर 1 है मलेरिया है, डेंगू है, और जापानीज इंसेफेलाइटिस है, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस है, काला जार है और चिकनगुनिया है। ये 6 बीमारियां हैं, इनको वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहा जाता है। ये वास्तव में जैसे मलेरिया है तो प्रोटोजोअल है, इसी तरह जेई है, डेंगू ये वायरल है। इनके लिए एक अम्ब्रेला प्रोग्राम पूरे कंट्री में चलाया जाता है, जिसके अंदर में सारी बीमारियों को एक कॉम्प्रहेंसिव वे में मल्टी फैसेटेड पब्लिक हेल्थ अप्रोच से एक्टिविटीज करके इनको प्रिवेंशन और कंट्रोल का जो कार्य है वो पूरे कंट्री में किया जाता है। जो अब ये जो इनको कंट्रोल करने के जो मेन मेजर्स हैं, वो बेसिक मेजर्स क्या हैं? बेसिक जो है इन वेक्टर्स को कंट्रोल करने के मेजर्स क्या हैं? वो मेनली 6 तरह के होते हैं। जैसे कुछ तो होते हैं जो पर्सनल प्रोटेक्शन होते हैं, पर्सनल प्रोफाइलेक्टिव मेजर्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, केमिकल कंट्रोल होता है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट होता है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सोर्स रिडक्शन मेथड्स होते हैं, हेल्थ एजुकेशन होता है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है। ये जो पर्सनल प्रोफाइलेक्टिव मेजर्स होते हैं, जिसमें कि इंडिविजुअल को खुद काम करना पड़ता है, जैसे जो पुरुष है या बच्चे हैं या महिला है या कोई बुजुर्ग हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग है, इनको खुद अपने लेवल पे कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है। जैसे मच्छरों से बचने के लिए कुछ रिपेलेंट क्रीम्स होती हैं, बाजार में आती हैं, कुछ रिपेलेंट लिक्विड्स होते हैं, कुछ रिपेलेंट कॉइल्स आती हैं, इसी तरह मैट्स आती हैं, इसी तरह कुछ इलेक्ट्रिक बैट्स आते हैं। तो ये जो मॉस्किटो को रिपेलेंट मतलब भगाते हैं, मॉस्किटो को भगाते हैं जिससे कि वो काट ना पाए, उसमें क्रीम लगा लेते हैं, लिक्विड इवापोरेट कराते हैं, कॉइल्स जला देते हैं जिसके धुएं होते हैं, कुछ मैट्स आती हैं, इनसे भी ये पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स में एक तरह का यह है जो रिपेलेंट होते हैं, जिनको मच्छरों को दूर हटाने का काम होता है कि वो काटने ना पाए। दूसरा एक पर्सनल मेजर और करना पड़ता है कि पूरे शरीर को ढक के रखना पड़ता है। फुल आस्तीन के कपड़े पहनते हैं, पैरों में मोजे पहनते हैं, हाथों में दस्ताने, जिससे कि जो मच्छर है वो काट ना सके और उसकी वजह से वायरस अंदर बॉडी में ना जा सके। एक और जो पर्सनल मेजर एक इंडिविजुअल लेवल पे किया जा सकता है वो है बेड नेट्स। मतलब अकेले जो आपको इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब चाहे बच्चे के लिए, चाहे बुजुर्गों के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे पुरुषों के लिए किया जाता है, वो 3 तरह के जो मेजर्स होते हैं वो ये होते हैं कि पर्सनल लेवल पे आप मच्छरों से कैसे बचें। वेक्टर को कंट्रोल, वेक्टर का मतलब एक डायरेक्शन में उड़ने वाला जो मच्छर है, जिसकी वजह से ये 6 तरह की बीमारियां होती हैं, उनसे बचने के लिए ये पर्सनल लेवल पे, अपने लेवल पे ये 3 तरह की मेनली तरीके जो आजकल कॉमन है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कुछ क्रीम्स होती हैं, लगा लेते हैं या भगा देते हैं, कुछ कॉइल्स होती हैं, कुछ मैट्स होती हैं, कुछ जो लिक्विड्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये रिपेलेंट टाइप के होते हैं, मतलब इनका इस्तेमाल करके, धुआं करके या इनको यूज़ करने से मच्छर जो है वो आपके पास काटने से भागते हैं, मतलब भाग जाते हैं। दूसरा एक बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट तरीका है मच्छरदानी का, बेड नेट्स। बेड नेट्स जो है वो 2 तरह की होती हैं। एक कॉमन बेड नेट्स होती हैं जो सिंपली मिलती हैं, उसमें मच्छर नहीं जा सकते, और आजकल मॉस्किटो वो क्या कहते हैं, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट आते हैं, जिसको ITMN बोलते हैं।
इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड मॉस्किटो नेट्स, ITMN। ये बेड नेट्स 2 तरह के होते हैं। अगर इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नहीं भी मिल रहे हैं तो सिंपल बेड नेट्स भी मॉस्किटो से बचने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा जो और वो इससे बढ़िया तरीका है वो होता है ये बेड नेट्स यूज़ कर सकते हो, रिपेलेंट और क्रीम्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। और पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स में जैसे कपड़े का मतलब जैसे फुल स्लीव के कपड़े पहनते हैं, हाथ पैरों में मोजे और दस्ताने पहनते हैं जिससे कि पूरा शरीर ढका रहे और मच्छर काट ना सके। तो मतलब ये रिपेलेंट टाइप का या पर्सनल लेवल पे या आपके अपने लेवल पे जो तरीका है वो अपनाना चाहिए और लोग करते हैं। और ये एक पर्सनल लेवल पे हुआ जिसमें कि आपको खुद करना है, अपने आप करना है या अपने घर वालों को बताना है, उनके लिए करना है। मतलब अकेले इंडिविजुअल को ये काम है, इसके लिए सरकार की या कोई और कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा जो वेक्टर को कंट्रोल करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब ये बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है ये इसमें एक जो है वो मछलियाँ यूज़ की जाती हैं जो कि इसके जो मच्छरों के लार्वा को खाती हैं। जैसे कुछ जो है टैंक बना दिए जाते हैं या फाउंटेन होते हैं या इसमें बहुत सारी चीज़ें वो जो लार्विवोरस फिशी होते हैं मतलब जो मच्छरों के लार्वा होते हैं उनको खाने वाली कुछ मछलियाँ होती हैं, उनको डाल देते हैं तो मच्छरों के जो लार्वा उसके पानी में पनपते हैं उनको यह मछलियाँ खा जाती हैं। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल कहता है। और इसमें कुछ बायोसाइड्स भी होते हैं जो आते हैं, जैसे उनको पानी के ऊपर डाल देते हैं तो वो मच्छर पनपने से मतलब आगे बढ़ नहीं पाते या जो होते हैं वो उनकी अंदर सफोकेट करके उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है जिससे कि मच्छरों का कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा कंट्रोल जो बहुत ही कॉमन है आजकल वो है केमिकल कंट्रोल। बहुत कॉमन है ये, क्योंकि सरकारी एजेंसियों के द्वारा करना पड़ता है। उसमें केमिकल कंट्रोल कहा जाता है। उसमें जो लार्वा को मारने वाले तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, अबेट के नाम से आते हैं। जो ब्रीडिंग कंटेनर्स होते हैं, जैसे जो डेंगू का मच्छर है वो रखे हुए पानी में पनपता है तो उसके ऊपर उसको डाल देते हैं अबेट। और कुछ एरोसॉल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा बीमारियां बढ़ जाती हैं तो नगर निगम के लोग आते हैं गाड़ियां लेकर के और उसमें एरोसॉल मतलब फॉग टाइप का पूरा छिड़काव, पूरा धुआं कर देते हैं पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में। तो ये भी एक तरह का केमिकल कंट्रोल है। तो जैसे हमने आपको बताया कि जो ये वेक्टर होते हैं या मॉस्किटो होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए एक तरीका तो ये हुआ कि आप खुद करें, रिपेलेंट यूज करें, मैट यूज करें, लार्विसाइड ये यूज करें, कपड़े पहने फुल आस्तीन के, और ये जो क्या कहते हैं बेड नेट्स यूज करें। बेड नेट्स, कपड़े और ये रिपेलेंट्स, ये 3 तरह के हैं जो इंडिविजुअली आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। दूसरा जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो भी आप अपने घर के आसपास परिवार के साथ में, जैसे कोई टैंक है, कोई पानी है, उसमें कुछ मछलियाँ जो लार्वा खाने वाली होती हैं, मच्छरों का लार्वा खाने वाली होती हैं, उनको डाल देते हैं तो जो भी मच्छरों के लार्वा होते हैं उनको वो खा जाते हैं। और तीसरा जो केमिकल कंट्रोल है, ये ज़्यादातर सरकारी एजेंसी के द्वारा, नगर निगम के पास इसका बजट होता है और सरकारी जो एजेंसियां होती हैं, जैसे नगर निगम के लोग हैं या गांव में जो और लोग होते हैं, वो धुआं करते, जैसे एरोसॉल की होती है या अबेट एक केमिकल आता है, वो जहाँ पे वो ज़्यादा मच्छर पनपते हैं, जैसे गड्ढे में पानी है तो उसके ऊपर डाल देते हैं, या कोई पानी इकट्ठा करने वाला जिसमें कि मच्छर पैदा होते हैं, उनका लार्वा ढेर सारा रहता है, उस पानी के ऊपर एक लेयर बना देते हैं। ये भी नगर निगम के लोग आते हैं, वो अपना जहाँ देखते हैं कि यहाँ मच्छर के लार्वा पैदा हो रहे हैं या आगे बढ़ने की उम्मीद है और ये पूरे इलाके में जो ये मच्छरों से होने वाली बीमारियों को पैदा कर सकते हैं, डेंगू है, मलेरिया है, जेई है, ये चिकनगुनिया है, ये सारी बीमारियां मच्छरों से ही होती हैं। तो इनको रोकने के लिए सरकार की तरफ से ये जो केमिकल कंट्रोल किया जाता है, मतलब अबेट छिड़का देते हैं और जो झाग मतलब
छिड़काव जो धुआं पूरा करा देते हैं, उसको एरोसॉल स्प्रेइंग, स्प्रे कहते हैं ना, एरोसॉल चारों तरफ पूरे मोहल्ले में स्प्रे करते हैं। उसका भी ज़्यादा देर तक इफेक्ट नहीं रहता, एक आध दिन तक रहता है, उसके बाद उसके भी इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए जो ये सरकार यूज करती है वो भी जरूरी है, वो भी जब बहुत ज़्यादा बात हो जाती है तो ये केमिकल कंट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक और सबसे बढ़िया जरूरी है जो हमने आपको बताया, 3 तरह की बातें मच्छरों को रोकने के लिए। एक तो इंडिविजुअल लेवल पे, जिनको पर्सनल प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स कहा जा सकता है, जिसमें रिपेलेंट हैं जैसे क्रीम, लिक्विड, मैट और ये तरह तरह के जो धुआं होते हैं, कॉइल्स वगैरह, और बेड नेट्स यूज करते हैं और मच्छरदानी लगाते हैं सोते समय या दिन में भी। कुछ मच्छर जैसे डेंगू का मच्छर है तो दिन में बच्चों को सो रहे हैं तो उनको काट लेता है, पता नहीं चलता, तो उनको भी जब डालिए तो मच्छरदानी के अंदर उनको सोने जब सो रहे हों तो उसके ऊपर मच्छरदानी लगा दीजिए तो मच्छरों के काटने से बच जाएंगे। तो एक तरीका तो यह है कि जो पर्सनली आपको खुद करना है या अपने घर वालों की मदद से करना है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगल बगल मोहल्ले में घर के आसपास जो पानी इकट्ठा होता है उसमें मच्छर जो लार्वा खाने वाली मछलियाँ पाल लीजिए, वो भी बाजार में मिलती हैं उनसे, और कुछ बायोसाइड होते हैं वो लार्वा के ऊपर डाल देते हैं, जिनसे कि जो मच्छरों के लार्वा हैं वो मर जाते हैं। ये भी आप अपने घर के आसपास चारों तरफ मोहल्ले में खुद या पास पड़ोस की मदद से कर सकते हैं। खुद ही करना है, अपना करना है या घर वालों से या मोहल्ले वालों के साथ में मिलकर करना है। और तीसरा तरीका मैंने बताया केमिकल कंट्रोल का। केमिकल कंट्रोल में जो तरह तरह के आपने देखा होगा, नगर निगम के लोग आते हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आते हैं, मलेरिया वर्कर जो है वो आते हैं और वो छिड़काव करते हैं। उसमें जैसे जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है मच्छरों होते हैं उनके ऊपर अबेट एक केमिकल आता है, उसका छिड़काव कर देते हैं तो वो उसके अंदर लार्वा अंदर ही अंदर सफोकेट होकर के मर जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट तरीका है जो फॉगिंग करा देते हैं। अब अंग्रेजी में फॉगिंग बोलते हैं, तो आपने देखा होगा गांव में तो बहुत कम हो पाता है, लेकिन शहरों में ज़्यादातर जब ज़्यादा बीमारियां फैल जाती हैं तो नगर निगम की तरफ से गाड़ी आती है और जो पूरे गांव में घर घर में हर मोहल्ले में खूब गहरा सा धुआं सा कर देते हैं, जिनके सफोकेशन से जो मच्छर हैं वो भी मर जाते हैं, जो बच्चे हैं उन लार्वा उनके होने वाले होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट एक तरीका और है मच्छरों को कंट्रोल करने का, जिसको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सोर्स रिडक्शन कहते हैं। इसमें 4-5 तरीके हैं, जिसमें डिटेक्शन, एलिमिनेशन एंड अब मॉस्किटो ब्रीडिंग सोर्सेस। अब ये थोड़ा अंग्रेजी में लिखा गया है, एलिमिनेशन, डिटेक्शन और मॉस्किटो ब्रीडिंग। इसका मतलब केवल यह है कि जहाँ जहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं, जहाँ जहाँ मच्छरों के लार्वा दिख रहे हैं या जहाँ जहाँ आपको संभावना लग रही है, उन स्थानों को डिटेक्शन करना है, पता करना है। अगल बगल मोहल्ले में जब बीमारियां फैलने वाली की उम्मीद आपको लगे ऐसा, तो देखिए कहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है जहाँ पे कि मच्छर को पनप सकते हैं, पैदा हो सकते हैं, डिटेक्शन करते हैं उनका। फिर उसको वहाँ से, जैसे ज़्यादा पानी है तो उसको पानी हटा दीजिए, उलझ दीजिए या सुखा दीजिए या ड्राई कर दीजिए। तो वो एक हिसाब से जो मॉस्किटो ब्रीडिंग है, जो मॉस्किटो का पैदा होने की जगह है जिसमें कि पानी में जिसमें कि वो पैदा हो रहा है, वो एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। मतलब पहले आप पता करिए कहाँ पे ये पानी इकट्ठा हो रहा है, कहाँ पे मच्छर के लार्वे पैदा हो रहे हैं। इसके बाद में उस जगह को जहाँ पे मॉस्किटो के पैदा होने की गुंजाइश है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, मतलब हटा दीजिए, गायब कर दीजिए, पानी को सुखा दीजिए, और जब धूप लगेगी सूख जाएगा तो उसमें मच्छर फिर उसमें दोबारा नहीं होंगे। लेकिन जब दोबारा हो जाए तो फिर करना पड़ेगा वही चीज़। लेकिन ये भी इन्वायरमेंट में पूरे मोहल्ले में जब बीमारी बढ़ जाती है तो उनको रोकने के लिए ये भी एक तरीका है जो सभी लोग करते हैं। और इसी में मॉस्किटो ब्रीडिंग का रिडक्शन है। इसमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में जो रूफ टॉप्स होती है, रूफ टॉप, पोर्टिको और सनसेट्स, जैसे धूप से बचने के लिए टीन सेट वगैरह लगा देते हैं या ऊपर कोई छत पे बना देते हैं, तो उनके ऊपर जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं या छोटे मोटे पॉट्स में, मिट्टी के बर्तनों में जो पानी इकट्ठा होता है उसमें होते, छतों पे जो होते हैं, या कभी कभी पुराने टायर लोग छोड़ देते हैं
जिसमें कि जरा सा अगर पानी इकट्ठा होता है तो उसमें मच्छर का लार्वा पैदा होता है और कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। और उसको भी एनवायरमेंटल रिडक्शन में वो भी एक मेजर है, उसको भी सबको, मोहल्ले वालों को, गांव वालों को, घर वालों को, सबको मिला के जब बीमारी फैले हो या फैलने की आशंका हो तो वो करना पड़ता है और वो करना चाहिए। हमने आपको 4 तरीके बताए, जिसमें से एक तो पर्सनल है, खुद आपको करना है, दूसरा घर वालों के साथ करना है, जैसे लार्विवोरस फिशेज मिल जाए तो उनको डाल देनी है, कुछ केमिकल्स आते हैं बायोसाइड्स उनको डाल दीजिए, और कुछ केमिकल कंट्रोल जो नगर निगम के मलेरिया विभाग के कर्मचारी आके करते हैं, और फॉगिंग की मशीनें जो नगर निगम की मोटरें आती हैं और पूरे मोहल्ले में घर घर में धुआं करती हैं। और चौथा जो है इन्वायरमेंटल रिडक्शन, जिसमें कि आपको अपने मोहल्लों वालों के साथ, घर वालों के साथ मिल करके मच्छरों के जो पैदा होने की जगह हैं उनमें वो जो माहौल में, वातावरण में जो पैदा हो रहे हैं, जो वो लार्वा हैं, उनको खत्म करना है। तो जैसे रूफ टॉप पे हमने बताया कि जैसे छतों पर तो टायर पड़े होते हैं या पॉट्स होते हैं मिट्टी के, या कोई और बर्तन पड़ा होता है, या कि कोई छोटा गड्ढा बन जाता है, उसमें पानी इकट्ठा होता है तो 3-4 दिन में फिर उसमें लार्वा और मच्छर पैदा होने लगते हैं। वो बाद में बहुत बड़ी संख्या में होकर के, और पोर्टिको में इसी तरह होता है। कभी कभी जो सनसेड हम लोग लगाते हैं, धूप से बचने के लिए टिन लगा देते हैं या छत थोड़ा एस्बेस्टॉस की शीट वगैरह लगा देते हैं, तो उसके बीच में जो छोटी छोटी जगह कभी कभी होती हैं तो उनमें जो कुछ पानी, जरा सा भी पानी थोड़ा बहुत इकट्ठा रहता है, तो उसमें भी मच्छरों के जो लार्वा है वो पैदा होकर के कुछ दिनों में ये बीमारी पूरे मोहल्ले में पैदा कर देते हैं, तो ये बीमारी फैला देते हैं। एक और तरीका होता है कि प्रॉपर कवरिंग ऑफ स्टोर्ड वाटर, जो पानी आप घर में इकट्ठा रखते हो वेसल्स में, जैसे बाल्टी में या घड़े में या पानी के बर्तन पॉट्स में, पानी के घड़े में या धातुओं के घड़े में, मेटल्स वगैरह में, तो उन बर्तनों को खुला ना रखिए, उसको ढक के रखिए, और उससे भी मच्छर के उसमें जाने की, उसमें लार्वा पैदा होने के चांसेस नहीं। हमेशा ढक्कन से उनको बंद रखिए। जहाँ पे जैसे नहाने का पानी है रख दिया बाहर, तो उसको खुला रखेंगे तो उसमें मच्छर आएगा, लार्वा देके चला जाएगा, और फिर उसके लार्वा से ढेर सारे मच्छर पैदा हो जाएंगे, तो पूरे मोहल्ले में फिर बीमारी फैल जाती है। तो ये उनको ध्यान रखिए कि जो भी पानी इकट्ठा करने की जगह है, चाहे कोई भी पॉट हो घर में, धातुओं के जैसे मेटेलिक्स जो बर्तन होते हैं, या बाल्टी है, या जो ये घड़े हैं, या और बड़े कूड़े टाइप के होते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा करने की जरूरत होती है, देर में पानी मिलता है, 2-3 दिन बाद इकट्ठा करके रखना पड़ता है, तो उसको हमेशा ढक के रखिए कि उसमें मच्छर आकर के अपने अंडे वगैरह ना दे सके। और एक और भी जरूरी है कि वाटर सप्लाई को, जैसे नगर निगम से होती है या आप अपने घर में जो वाटर पंप लगा लेते हैं, तो सबमर्सिबल लगा लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से जो वाटर सप्लाई अगर ताज़ी बराबर आते रहे तो पानी इकट्ठा करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी ज़रूरी है कि रेगुलर वाटर सप्लाई आती रहे, जिससे कि पुराना पानी इकट्ठा करने की ज़रूरत ना पड़े, और वो मच्छरों को पनपने की, पैदा होने की, उनकी ब्रीडिंग करने की कोई दूसरे की बात मतलब नौबत ही ना आए कि वो मच्छर पैदा हो और उनके ब्रीडिंग प्लेसेस हो जाए। तो ये जो 4 बड़े-बड़े तरीके हैं इसको वेक्टर कंट्रोल करने के लिए, मच्छरों को पैदाइश या उनकी भी आगे जनसंख्या बढ़ने से रोकने के लिए, वो बहुत ज़रूरी होती है, जिनकी वजह से ये मच्छरों से होने वाली बीमारियाँ वो रोकी जा सकती हैं। अब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं रिपीट करना चाहूँगा कि पर्सनल प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स हो गए, जिसमें नेट्स, जिसमें पर्सनल प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स में माइट्स हो गई, रिपेलेंट्स हो गए, बेड नेट्स हो गई, और ये क्या कहते हैं, फुल स्लीव के कपड़े हो गए। फुल स्लीव के कपड़े ढके हुए, जब मच्छर सुबह शाम जिस समय ज़्यादा मच्छरों का वो होता है, तो फुल आस्तीन के कपड़े, पैरों में खुला ना रहे, मोजे पहन के रखें, हाथों में दस्ताने पहन के रखें, और बेड नेट्स के यूज़ करें। तो ये चीज़ हो गई जो पर्सनली यूज़ करना है। दूसरी बायोलॉजिकल कंट्रोल में आपको बताया था मैंने कि अगर लार्वा खाने वाली मछलियाँ आती हैं, उनको पाल लीजिए घर के आसपास, तो जो पानी इकट्ठा होता है उसमें जो लार्वा होते हैं मच्छरों के, उनको वो खा जाएंगी। उसी तरह के कुछ बायोसाइड्स आते हैं, उनके डाल दीजिए,
तो नहीं होंगे। और तीसरा केमिकल कंट्रोल है। केमिकल कंट्रोल ज़्यादातर सरकारी मशीनरी के हाथ में होता है। जैसे कि कभी मलेरिया वर्कर गाँव में आते हैं तो वो छिड़काव करते हैं, और शहरों में फॉगिंग जो मशीनें आती हैं और पूरे मोहल्ले में घर घर धुआं करती हैं, वो भी ज़रूरी है। ये उसको अंग्रेजी में एरोसॉल स्प्रे स्पेस स्प्रेइंग कहते हैं। मतलब एरोसॉल स्पेस स्प्रेइंग, ये अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन सिंपली याद रखिए कि नगर निगम वाले या सरकारी विभाग वाले मोटर लेके आते हैं और पूरे मोहल्ले में धुआं कर देते हैं, जिसकी वजह से सफोकेशन से जो मच्छर होते हैं वो सारे मर जाते हैं और उसके बाद उनके लार्वा भी नहीं पैदा होते। लेकिन ये मेजर थोड़े 1-2 दिन के लिए ही टिकाऊ नहीं होता। असली मेजर आपको खुद अपने लेवल पे करना पड़ता है, घर वालों के लेवल पे करना पड़ता है, या रेगुलर सप्लाई करना पड़ता है, या इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है। इन्वायरमेंटल में जो मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उनको हटाना है, उनको एलिमिनेट करना है। जैसे मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस में छतों पे टायर वगैरह हैं, पॉट हैं, बर्तन हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें थोड़ा पानी रहता है। सनसेट्स हैं, तो ये जो धूप रोकने के लिए टिन लगा लेते हैं या एस्बेस्टॉस शीट्स वगैरह लगा लेते हैं, तो मतलब छत पे या कहीं भी मच्छरों को इकट्ठा होने की ये जो ब्रीडिंग हो जाती है, जहाँ पे लार्वा ढेर सारे पैदा होने लगते हैं, उनको आप एलिमिनेट करना होता है। उनको हटा दीजिए, पानी जहाँ भरा हुआ उसको सुखा दीजिए, मतलब एलिमिनेट कर दीजिए। जहाँ पे भी मॉस्किटो ब्रीडिंग की गुंजाइश लगे, आपको जहाँ लगे, छत पे, पोर्टिको में या टेरेस पे या कहीं टायर में या किसी पॉट में, घड़े में या बर्तन में या टूटे पॉट्स में, अर्दन पॉट्स में, मिट्टी के जो बर्तन इधर उधर पड़े होते हैं, तो इन सारी चीज़ों में टायर ट्यूब का ज़्यादा कॉमन होता है, या कूलर के ऊपर होते हैं, तो इन सब के ऊपर केमिकल लपेट जो आता है वो डलवा दीजिए या लेकर के उसको डाल दीजिए। तो ये चीज़ तो चार मेन हो गया। मॉस्किटो ब्रीडिंग जहाँ होती है उसको एलिमिनेट करना है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए लार्विवोरस फिश जो मिल जाए तो उनको पाल करके वो लार्वा खा जाएंगी। तीसरा जो है वो अबेट, जो छिड़काव करने वाले नगर निगम वाले वो आते हैं, और फॉगिंग करने वाले उनको बुला लेते हैं। और पर्सनल प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि रिपेलेंट क्रीम्स हैं, मैट्स हैं, लिक्विड्स हैं, धुआं है, मैट्स वगैरह, कॉइल्स वगैरह हैं, इसके इस्तेमाल करते हैं। फुल आस्तीन के कपड़े और मोजे और दस्ताने हाथों में, और इसी तरह बेड नेट्स वाला बहुत इफेक्टिव है, कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये 4 बड़े जो तरीके हैं, जिन मेजर तरीके हैं, जिनकी वजह से, जिनके द्वारा आप मॉस्किटो को, वेक्टर को, जो मच्छरों के से होने वाली जानलेवा बीमारियां हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। 2 तरीके और जो बताया जाता है, जैसे जो ज़्यादातर सरकारी मशीनरी करती है, आप अपने लेवल पे भी रेडियो से, टीवी से हेल्थ एजुकेशन का काम करता है। जैसे मीडिया के बहुत टीवी में है टीवी है, रेडियो है, या सिनेमा में स्लाइड्स वगैरह हैं, जिनमें तरह के जो हेल्थ मैसेजेस होते हैं, और मेडिकल के डिपार्टमेंट के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं या जो अधिकारी हैं, वो लोग तरह की बातें जो इसी तरह के कंट्रोल करने के लिए, जिसमें मॉस्किटो ब्रीडिंग को एलिमिनेट करना है, बायोलॉजिकल कंट्रोल करना है और केमिकल कंट्रोल करना है, और सबसे ज़रूरी जो है पर्सनल प्रोफाइलेटिंग मेजर्स, शुरू में जो मैंने बताया, उनका जो तरह की जो बातें हैं वो रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा और तरह के पेपर में न्यूज़ दे करके, सिनेमा स्लाइड्स में दिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनकी वजह से जो विभागीय कार्यवाही है वो, जैसे सरकारी डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और वो मच्छरों को रोकने के लिए ज़्यादा उनकी वजह से तकलीफें ना हो, उनको हटाना करते हैं। और इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब ये अंग्रेजी में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कहते हैं। अब ये जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या है, ये भाई जैसे होता है नहीं, मुश्तरका, गांव में ज़्यादातर कहते हैं ना भैया ये सब काम सबका मुश्तरका है। दूसरे शब्दों में कुछ इलाकों में साझा, मिलजुल करके जो काम हम करते हैं, पंचायतों के थ्रू, ये ग्रुप मीटिंग के थ्रू, या सबको इकट्ठा करके, सबको बुला करके, जैसे एडीज मॉस्किटो है वो कहाँ
पैदा हो रहा है उनको एलिमिनेट करने के जो तरीके होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कम्युनिटी ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसकी वजह से जो है बिना इसके ये जो मॉस्किटो ब्रीडिंग की कार्यवाही है वो करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अपने लेवल पे पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स तो करिए, फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल और ये जो एनवायरमेंटल रिडक्शन जो होता है जिसमें एलिमिनेट करते हैं मॉस्किटो ब्रीडिंग के प्लेसेस को, इसके लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और हेल्थ एजुकेशन का सहारा लिया जाता है, जो कुछ सरकार भी करती है। मलेरिया विभाग के कर्मचारी अधिकारी, नगर निगम के विभाग के कर्मचारी अधिकारी, इनका भी कंट्रीब्यूशन होता है, इनका योगदान होता है, लेकिन बेसिकली ये कम्युनिटी का काम है, क्योंकि बीमार होता है तो पूरा गांव बीमार हो जाता है, पूरा मोहल्ला बीमार हो जाता है और देखते देखते पता चला कि जो डेंगू की वजह से बहुत सारे मरीज एक साथ ही पूरे गांव को बुखार आ गया। पता चला जिस घर में भी जाओ देखो 5 लोगों को बुखार है, 3 लोगों को बुखार है, 6 लोगों को बुखार है और सभी को जाके धीरे धीरे किसी को मलेरिया, किसी को डेंगू, किसी को चिकनगुनिया, तो ये होता जाता है। जहाँ तक इस प्रॉब्लम का सवाल है, पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं 7-8 जो खरब लोग, करीब 7-8 मिलियन की जो पूरी पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, उसमें 40% लोगों का हर साल इससे जो ये मच्छरों की वजह से तकलीफें हैं वो होती हैं और जिसमें से कम 100 देश हैं पूरी दुनिया के जो इससे इफेक्टिव होते हैं और इंडिया में तो करीब जितने 37 यूटी और राज्य मिला करके 36 राज्य हैं, जिसमें से 31 राज्य जितने हैं सबको मिला करके कम से कम नहीं तो 1.5 लाख केसेस हर साल होते हैं और 200-250 डेथ भी कम से कम हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही खतरनाक है पूरी दुनिया को, पूरी देश को। ये जो वेक्टर्स हैं, मॉस्किटो हैं, ये परेशान करने में लगे हुए हैं और इनसे बचने के लिए जो सरकार की तरफ से जो प्रोग्राम चलाया जाता है उसके लिए एक सेंटर है के जो भारत सरकार का मंत्रालय है उसने सामनाथ मार्ग पे 22 सामनाथ मार्ग पे एक नेशनल सेंटर बनाया है। उसका नाम है NCVBDCP, मतलब नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। मतलब वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जितनी हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए, उन पे जो है वो मेजर्स उनको रिसर्च करने के लिए, ऑपरेशनल एक्टिविटीज जानने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा डायरेक्टरेट लेवल का एक बड़ा स्ट्रक्चर दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है स्वास्थ्य मंत्रालय ने NCVBD बनाया है, नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये वेक्टरों को कंट्रोल करने के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र भारत सरकार ने बना रखा है। उसके जो काम है वो बड़े बड़े काम जो खास हैं, जो 8 काम हैं जो जिसके लिए मैं एक यहाँ पे एलाबोरेट करना चाहूँगा, कैटलॉग बोलते हैं उसको। पहला है सर्विलेंस, दूसरा है केस मैनेजमेंट, तीसरा है वेक्टर मैनेजमेंट, चौथा है आउटब्रेक रेस्पॉन्स, पांचवा है कैपेसिटी बिल्डिंग, छठा है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन और या IC या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो हेल्थ एजुकेशन, तीसरा है इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, चौथा है मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। ये 8 तरह की जो एक्टिविटी है वो नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल पूरे देश में करता है। अब ये डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सरकारी काम है और सभी जन समुदाय के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का बहुत इम्पोर्टेंट विंग है और बहुत इसमें लोग मेहनत करते हैं। बहुत सारा पूरे देश में इसका जाल फैला हुआ है, हर गांव में, हर इलाके में, हर मोहल्ले में, पूरे जिले में, सभी पूरे देश में इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम जो इसका होता है वो सर्विलेंस का होता है। अब सर्विलेंस क्या होता है, उसको कहते हैं सर्विलेंस से वॉच विद सस्पिशन, कंटिन्यूअस वॉच विद सस्पिशन। जैसे किसी भी चीज को जब हम शक की निगाह से लगातार निगाह देखते हैं, डाउट करके किसी बात पे जब हम उस पर शक करके उसकी किसी चीज को देखने नजदीक से देखने की कोशिश करते हैं और लगातार जब उस पर निगाह रखते हैं,
निगाह, मतलब जैसे एक लाइन है पिक्चरों का एक गाना है ना, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए। मतलब इतनी गहराई से, इतनी क्लोजली वॉच करते हैं, कंटिन्यूअस वॉच करते हैं, लगातार निगाह रखते हैं और उसमें शक रखते हैं, डाउट रखते हैं कि कहीं ये बीमारी ना हो जाए, कहीं ये मच्छर ना पनप जाए, कहीं ये मलेरिया फैल ना जाए, कहीं ये डेंगू की बीमारी ना पूरे जिले में या पूरे गांव में या पूरे इलाके में फैल ना जाए। इस बात पे जो निगाह रखते हैं उसे अंग्रेजी में सर्विलेंस कहा जाता है। मेडिकल विभाग में भी ये सर्विलेंस के नाम से जाना जाता है। असलियत में ये निगरानी है, ये कंटिन्यूअस वॉच है। दूसरे शब्दों में ये लगातार नजरों को रखना है कि चूक ना जाए। मतलब बीमारी को बचाने की ये दो चीजों पे निगाह आपको रखनी पड़ेगी। एक तो बीमारी के ऊपर और दूसरा बीमारी का जो वजह है, जो कारण है, वेक्टर, जिसके बारे में अभी मैंने बात किया, मच्छरों के ऊपर। क्योंकि ये मच्छर जो है या बीमारी जो है, अगर बीमारी में आप लग जाएंगे तो उधर मच्छर लोग वो काम जो है और बढ़ा देंगे। एक गांव में आपने कंट्रोल किया, बीमारी को कंट्रोल करके मरीजों को ठीक किया, दूसरे गांव में बीमारी फैल गई। तो ये जो सर्विलेंस का काम है, ये दो तरीके से करना पड़ता है। डिजीज पे कंट्रोल करना पड़ता है और वेक्टर पे कंट्रोल करना पड़ता है। वेक्टर का मतलब हुआ वही पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, वजह, रीजन, कारण जिसकी वजह से ये तकलीफें डेंगू की, मलेरिया की और चिकनगुनिया की, जापानीज एंसेफेलाइटिस की, जो दिमागी बुखार जिसके लिए कहा जाता है, कितनी बड़ी परेशानी भारत में ये कई सालों से रही है। और बहुत सारे हमारे भाई बहन जो हैं तो मौत के आगोश में हर साल सो जाते हैं। उनको काफ़ी पहले ज़्यादा थे, अभी तो बहुत कुछ मेहनत की गई, काफ़ी कुछ कंट्रोल उस पर किया गया, लेकिन अभी भी ये संख्या कम नहीं है और इस पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और वो मेहनत करने के लिए पूरी कम्युनिटी को, पूरे परिवारों को, पूरे समाज को और सरकार को दो बातों पे बहुत ध्यान रखना है। डिजीज पे सर्विलेंस रखना है, मतलब कहीं बीमारी फैलाई है तो उसको फटाफट वहाँ जाके उस पर सर्विलेंस करके उसको रोकना है। और दूसरा वेक्टर पे, जो बीमारी फैलाने की वजह है, मॉस्किटो या मच्छर या वेक्टर जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, उसके ऊपर कंटिन्यूअस निगाह रखनी है। मतलब एक लाइन में दोबारा आप सभी के जानकारी के लिए रिपीट करूंगा, जरा नजरों से कह दो दिए निशाना चूक ना जाए। अगर आप चूक गए तो मच्छर खूब पैदा हो जाएगा और पूरे इलाके में, पूरे गांव में, पूरे जिले में बीमारी पैदा कर देगा। वह हजारों भाई इससे तकलीफ में आएंगे और बहुत सारी मौतें हो जाती हैं, कई जगह होती हैं, हर साल होती हैं। पूरा भारत में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा संख्या होती है और कहीं सही संख्या आती है, कहीं गलत संख्या आती है। मैं संख्या का जिक्र यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो बदलती रहती है। तो कभी कभी तो एक दिन में ही कई मौतों की सूचना आ जाती है, कभी कभी महीने में मिलती है, हफ्तों में मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ है कि ये प्रिवेंटेबल है, ये बचाई जा सकती है। केवल इसमें निगाह रखने की जरूरत है, नजरों को चूकने की जरूरत है। अगर चूक गए तो ये बीमारी फैलेगी और ये दोनों पे, बीमारी पे भी नजर रखनी पड़ेगी और बीमारी फैलाने वाले वेक्टर पर भी नजर रखनी पड़ेगी। वेक्टर की बात हमने आपसे पूरी कर दिया है कि वेक्टरों पे, मच्छरों पे आप निगाह कैसे रखोगे। 4 बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है। पर्सनल प्रोफाइलेक्टिक मेजर, अपने लेवल पे रिपेलेंट यूज करिए, मॉस्किटो नेट यूज करिए, कॉइल्स यूज करिए, फुल आस्तीन के कपड़े पहनिए, मोजे पहनिए और दस्ताने पहनिए और बेड नेट्स का यूज करिए और रिपेलेंट, कॉइल्स, मॉस्किटो नेट्स, धुआं जो भी हो सके वो करिए। दूसरा, पूरी बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए मच्छरों को खाने, लार्वा को खाने वाली मछलियां, लार्विवोरस फिशेस पालिए, वो सारे गड्ढों खा जाइए। तीसरा, मॉस्किटो ब्रीडिंग की, जो जहां मच्छर पैदा होते हैं, जैसे छत पे क्या टायर हुआ, बर्तन हुए, छोटे फूटे फाटे बर्तन हुए, टेरेस हुआ, पोर्टिको हुआ, जहां जहां भी थोड़ा सा पानी इकट्ठा होती है, जहां पे मच्छरों के पैदा होने की गुंजाइश हो, उस सोर्स को, उस जगह को, उस रीजन को पूरा एलिमिनेट कर दीजिए। मतलब वेक्टर सर्विलेंस रहता है और इसको या पीरियडिकली, हर महीने में एक दिन या हर हफ्ते में एक दिन या एवरी संडे एक आदत बना लीजिए और सभी लोग मिल करके इस काम को लगिए, जिससे कि इन्वायरमेंटल रिडक्शन जो है वो करिए। रिडक्शन का मतलब मॉस्किटो को या उसके सोर्सेस को, उसके लार्वा को
कम करना है या एलिमिनेट करना है। और दूसरा, जब ज़रूरत पड़े तो जैसे फॉगिंग वगैरह करा लीजिए, छिड़काव के लिए जो मलेरिया वर्कर्स आते हैं, नगर निगम के कर्मचारी आते हैं, उनसे छिड़काव करा लीजिए। तो ये जो है सर्विलेंस के तरीके हैं, वेक्टर सर्विलेंस के ये तरीके हैं। और डिजीज सर्विलेंस का तरीका मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, जिसमें कि हर डिजीज सर्विलेंस का अलग है। वो दो तरह का सर्विलेंस, डिजीज सर्विलेंस दो तरह का है। डिजीज सर्विलेंस है, एक एक्टिव है, एक पैसिव है। एक्टिव सर्विलेंस ये होता है जिसमें घर घर सरकारी जो कर्मचारी है वो जाता है। जैसे एक्टिव का मतलब ये हुआ कि जो चालू, मतलब लगातार एक्टिव रहे, मतलब चल वाइब्रेंट रहे। मतलब जैसे सरकारी कर्मचारी आया, हर घर में गया पूछने बुखार आया कि नहीं आया, बुखार आया कि नहीं आया, ये हो गया एक्टिव सर्विलेंस। और दूसरा ये हुआ कि डॉक्टर साहब अस्पताल में बैठे हैं, उनके पास सब मरीज पहुंच गए, तो वहां उन्होंने देख लिया कितने मरीजों को, इस गांव से कितने मरीज आए, इस मोहल्ले से कितने मरीज आए। तो एक जगह पर आप बैठे हुए बुखार के मरीजों को देख लीजिए, पैसिव सर्विलेंस हो गया। घर घर में जाकर के पता कर लीजिए कितने घरों में बीमारी है, ये डिजीज का एक्टिव सर्विलेंस हो गया। तो ये दोनों तरीके से बहुत मेहनत करके पूरे भारत में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, राज्य सरकार के भी और केंद्र सरकार के भी, ये घर घर जाते हैं और मेहनत करते हैं और एक्टिव सर्विलेंस करते हैं। और अस्पतालों में जो मरीज आते हैं उनका पैसिव सर्विलेंस करके उनकी स्लाइड बनाते हैं और उससे पता करते हैं कि कितने मलेरिया है, कितना जेई फैला है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस या काला जार या ये डेंगू या चिकनगुनिया। तो इन सब चीज़ों का दो, एक्टिव सर्विलेंस और वेक्टर सर्विलेंस, ये दो तरीके का है। मतलब निगाह रखनी है वेक्टर पे, मच्छरों पे जहाँ पैदा हो उनको हटाना है, बचाना है। और दूसरा डिजीज सर्विलेंस पे, जहाँ पे बीमारी फैल रही है, बुखार ज़्यादा आ रहा है, उनको हटाना है। दूसरा चीज़ हमने आपसे कहा था कि जो कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा तरीका अपनाया गया है वो है केस मैनेजमेंट। केस मैनेजमेंट अंग्रेजी में आप कह सकते हो रोगी का जो इंतजाम है, मतलब रोगी प्रबंध। अंग्रेजी हिंदी रोगी का इलाज, या जिसको रोग हुआ है उसका, और जिसको जो स्वस्थ हैं उनको रोग ना होने पाए उससे बचाओ। तो इसको केस मैनेजमेंट कह सकते हो आप। कि जैसे उसमें केस मैनेजमेंट में मेनली दो चीज होता है, डॉक्टरों का और अस्पताल वालों का काम है ये। अभी इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल एक दो बीमारियों की जिक्र कर पाऊंगा, बाकी ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं बाकी बीमारियों के बारे में तो बाद में कभी बताऊंगा। आज मैं खास करके डेंगू और मलेरिया के बारे में चाहूंगा कि मैं केस मैनेजमेंट का जो क्लिनिकल पार्ट है, जो अस्पताल वालों का काम है, स्वास्थ्य विभाग के लोगों का काम है, उसके बारे में थोड़ी बहुत आपसे बातचीत करूं। अब ये जो केस मैनेजमेंट में दो ही मेन खास काम होते हैं। एक तो ये होता है जो मरीज है उसको मतलब देखिए, स्क्रीनिंग के द्वारा उसको पकड़ लाइए, देख लीजिए, छांट लीजिए कहाँ कहाँ है, वहाँ घर घर पे पता कर लीजिए, जहाँ जहाँ पता करिए, और उसके बाद उसका इलाज करिए और उनकी जांच। दूसरा लैब डायग्नोसिस में ये है, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो लेबोरेटरी में जो रैपिड किट आ गई हैं, जिनकी वजह से भी एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट के द्वारा देख लिया जाता है कि इसको डेंगू है या नहीं है। तो इसी तरह के हर बीमारी का अलग अलग सिस्टम है। वो केस मैनेजमेंट का मैं डिटेल में हर बीमारी का जब बात करूँगा तो अलग अलग उनकी बात करूँगा। लेकिन मोटा जो मैंने जो सर्विलेंस वाली बात बताई वो विभाग का काम है, उसके लिए लैब का काम, और ये बीमार हो जाने के बाद उसको ठीक करने का काम ये अस्पताल का, सरकारी कर्मचारियों का है। अपने घर पे ज़्यादा इलाज करने की कोशिश ना करिए और झोला छाप या ओझा सोखा के चक्कर में पड़ करके बीमारी को बढ़ाइए नहीं, क्योंकि जब केस बढ़ जाता है और ये सिंपल फेब्राइल कंडीशन से क्रिटिकल केस में पहुंच जाता है तो मरीज को बचाना बहुत मुश्किल होता है। और आपने सुना होगा कि डेंगू की वजह से इतनी मौतें हुई, इस गांव में इतने मर गए, उस जिले में इतनी मौतें हो गई, वहाँ पे इतना हो गया, किसी राज्य में बहुत ज़्यादा फैल गया। तो ये जो मौतें हो रही हैं, जो होती हैं, उसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सर्विलेंस के द्वारा डिजीज़ के ऊपर निगाह रखिए, वेक्टर सर्विलेंस के द्वारा यही फैलाने की जो वजह हैं उनके ऊपर निगाह रखिए,
और वेक्टर सर्विलेंस और डिजीज सर्विलेंस, ये 2 हथियार हैं जो आपको भी करना है, सरकार को भी करना है और पूरे समाज को मिलकर करना है। तभी इन चीज़ों से देखिए बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे जापान में मैं गया था 1 साल, वहाँ मच्छरों का नाम-निशान तक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये सारे तरीके अपना करके उन्होंने जो वेक्टर कंट्रोल का है, वेक्टर सर्विलेंस का काम है, डिजीज सर्विलेंस का काम है, वो बहुत खूबसूरती से पूरी तरीके से कर दिया, तो उनके यहाँ एक भी डेथ नहीं होती। बहुत मुश्किल होता है, 1-2 डेथ भी ढूँढना मुश्किल हो जाएगा। जबकि अपने भारत में देखिए तो किसी-किसी एक ही गाँव में कभी-कभी 15-20 लोगों की डेथ हो जाती है। पूरे मोहल्ले में देखिए तो, जिले में देखिए तो गिनती बहुत तकलीफ होती है उन देख करके। बहुत सी गिनती सही आती है, बहुत सी गिनती सही नहीं आ पाती है। लेकिन ये है कि ये सच्चाई है कि मौतें आज भी बहुत जगहों पे हो रही हैं। अब वो केस मैनेजमेंट और अस्पताल तक डायग्नोसिस करने के लिए, जाँच करने की नौबत ही ना आने दीजिए। मॉस्किटो ब्रीडिंग ही ना होने दीजिए। वेक्टर सर्विलेंस कर लीजिए, डिजीज सर्विलेंस कर लीजिए, शुरू में ही उसको ठीक कर लीजिए और ज़्यादा इधर-उधर भागने की बजाय पढ़े-लिखे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए, जिससे कि वो सही जाँच करा सके आपकी और सही केस मैनेजमेंट आपका कर सके। तीसरा जो सबसे बड़ा काम जो नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल का है, वो है वेक्टर मैनेजमेंट। वेक्टर मैनेजमेंट में हमने कई आपको बता दिया, पहले ही बता दिया, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट और सोर्स रिडक्शन, केमिकल कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्शन, लेजिस्लेशन। कुछ कानून बना दिए जाते हैं कि जिनके घरों के आसपास इसके लार्वा मिलेंगे, उनके ऊपर 1000 रुपए जुर्माना लगा दिया जाएगा। उन घरों के ऊपर कुछ कानून, कुछ नगर निगमों ने कुछ जगहों में जहाँ पे प्रॉब्लम है, कुछ जागरूक सरकारें हैं, उन्होंने कुछ लेजिस्लेटिव अप्रोच अपनाई है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं, उनको भी दंडित करने का प्रोग्राम किया है और जिन घरों में मच्छर पनपते हैं, उन घरों को भी समझा-बुझा करके तैयार करके, तो सबसे बड़ा ज़रूरी है वेक्टर सर्विलेंस और डिजीज सर्विलेंस। मैं बार-बार आपसे रिपीट करूँगा कि इन दोनों को के ऊपर निगाह रख करके इस बीमार ये जो मच्छरों से होने वाली या वेक्टर से होने वाली बीमारियों को बचाया जा सकता है। और चौथा जो सबसे बड़ा और एक 8 मैंने चीज़ें बताई थी, उसमें चौथा भी एक बहुत बड़ा काम जो सरकारी विभागों का स्वास्थ्य विभाग का है या स्वयंसेवी संस्थाओं का है, वो है आउटब्रेक रिस्पॉन्स। आउटब्रेक रिस्पॉन्स ये अंग्रेजी का शब्द है। दूसरी चीज़ों में जहाँ कहते हैं जहाँ बीमारी फैल जाती है, वहाँ पे जो बीमारी को ठीक कर सकते हैं, मतलब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और डॉक्टर और स्वास्थ्य संस्थाओं के और कम्युनिटी के और घर मोहल्ले आसपास के सारे लोग मिल करके जो एक्टिविटी करते हैं, जो रिस्पॉन्ड करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। मान लो जैसे किसी गाँव में बीमारी फैल गई, तो वो उसके वेक्टर सर्विलेंस करके वहाँ के मच्छरों को आगे बढ़ने से रोक दीजिए, तो दूसरे गाँव में बीमारी नहीं जाएगी या एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में नहीं फैलने पाएगी और मच्छर खत्म हो गए तो आगे बढ़ेगी नहीं। दूसरा चीज़ ये है डिजीज सर्विलेंस, जो जितने घरों में बुखार है, जिन लोगों को भी बुखार है, सबकी स्लाइड बनवा करके देख लीजिए। जिस बीमारी के लिए पॉजिटिव आए, उसका अस्पताल में जाके क्वालिफाइड डॉक्टरों से बाकायदे उनका इलाज करा लीजिए। तो 2 से 14 दिनों, हफ्ते 2 हफ्ते में मुश्किल से 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही ज़्यादातर प्रोबेबली 80-90% मरीज जो है ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो 20-25% जो लेट होते हैं, जो गलत जगहों पे इलाज कराने पहुँच जाते हैं, गलत जाँच कराने लगते हैं या लोगों के बहकावे में आ जाते हैं या बहुत सारे धन पशु घूम रहे हैं, जिसमें से पढ़े लिखे भी धन पशु हैं, अनपढ़ भी हैं, ओझा-सोखा भी हैं और क्या कहते हैं उसको फेथ हीलिंग वाले जगह भर बहुत तरह के जो कम्युनिटी में लोग घूमते रहते हैं, सब धन पशु कहलाएँगे। क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं मालूम है, जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हो, उनके बारे में आप मरीजों को डिटेन कर लेते हो, डिले कर लेते हो, वो प्रॉपर जगहों पे अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते हैं और वो फेब्राइल से क्रिटिकल स्टेज में वो बीमारी पहुँच जाती है और वहाँ पे अस्पताल में भर्ती करने के बाद भी अस्पताल के बड़े से बड़े डॉक्टर भी उनको बचाने में समर्थ नहीं होते, नहीं बचा पाते और हमारा मरीज जो है हम कई सारे अस्पतालों में पता चला कि जब सीरियस हो गया, जब वो क्रिटिकल स्टेज में आ गया, उस समय मरीज आया अस्पताल तो उसको बचाया नहीं जा सकता। और सबसे बड़ा काम जो है विभागीय जो होता है, सरकारी विभागों का, राज्य सरकारों का,
केंद्रीय भारत सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों का, वो कैपेसिटी बिल्डिंग का है। कैपेसिटी बिल्डिंग ये अंग्रेजी का ये भी एक शब्द है। कैपेसिटी बिल्डिंग ये है कि क्षमता का जो विकास। अब क्षमता क्या चीज है, जैसे जो बिहेवियर आपका है, जो आदतें आपकी हैं, जो आपका नेचर है, जो आपकी रोजमर्रा की एक्टिविटीज हैं, उनका जो जैसे हमने आपको बताया मॉस्किटो ब्रीडिंग की जगह को, जो मॉस्किटो ब्रीडिंग की जगह उनको वहां से मॉस्किटो ब्रीडिंग ही एलिमिनेट करना है। मतलब जो छत पे टायर पड़े हों, गमले में पानी हो, आसपास पानी हो, या जो टैंक वगैरह है उसमें लार्वी वोरस फिशी डाल दीजिए, लार्वा खाने वाली मछलियां पाल लीजिए, या इन्वायरमेंट का जो कंट्रोल है उसकी तरह से कुछ छिड़काव होता है उसमें करा दीजिए, फॉगिंग करा लीजिए। तो ये सारी चीजें तो हैं, इसको करते भी हैं, लेकिन इसमें पूरे कम्युनिटी की जरूरत होती है। हेल्थ एजुकेशन क्या है? हेल्थ एजुकेशन यही है कि जो चीजें आप नहीं जानते हो मच्छरों को कंट्रोल करने की, डिजीज सर्विलेंस करने की, या वेक्टर सर्विलेंस करने की, वो जो लोग जानते हैं उनसे आप पूछ लीजिए। तो ये हेल्थ एजुकेशन हो गई, या बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन हो गया। तो ये भी मतलब जो आदमी जानता है, जो नहीं जानता है उसको परफेक्ट कर लीजिए। जो लॉजिकल साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके जिनको आते हैं उनके पास जाइए, उनको अप्रोच करिए, और उनकी कैपेसिटी जो भी है, जितनी जानकारी उनको है, उनसे पूरे समाज में वो जानकारी बढ़ाइए। मतलब ग्रुप मीटिंग करिए, ट्रेनिंग कोर्स करिए, जो वर्कर हैं उनको 3-4 दिन की ट्रेनिंग दे दीजिए, तरह तरह के पोस्टर चारों तरफ बांट दीजिए, हैंडबिल्स बांट दीजिए या छपवा दीजिए, या स्वैच्छिक संस्थाएं हैं घर घर जाके डोर टू डोर, माउथ टू माउथ, जिन लोगों को मालूम है कि भाई यहाँ पे ये पानी जो इकट्ठा हुआ है इसमें डेंगू का लार्वा तैर रहा है, इसको जल्दी से हटाना है। अच्छा, डेंगू का लार्वा आप लोगों ने देखा होगा, जो काफी दिनों तक पानी स्टोर रखते हैं नहाने के लिए, 3-4 दिन बाद आता है, उसमें अगर बर्तन खुला है तो उसमें डेंगू का लार्वा डुबकी लगाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे डुबकी लगाता है। तो वो ऐसा पानी, ऐसा जगह पे किसी बर्तन में आपको दिखे, तुरंत उस पानी को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, ताजा पानी उसमें डालिए। और ऐसा वाटर सप्लाई रेगुलर रखिए जिससे कि पानी बराबर ताजा मिलता रहे और वो लार्वा को पनपने का मौका ही ना मिले, पानी स्टोर करने का, साफ पानी को स्टोर करने की नौबत ही ना आए, जरूरत ही ना पड़े। तो ये सारी चीजें जरूरी है, ये सब कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ती है। इसमें बहुत सा काम पूरे समाज का है, बहुत सा काम सरकार, राज्य सरकारों का है, बहुत सा काम केंद्रीय सरकारों का है, स्वैच्छिक संस्थाएं भी बहुत कुछ इसमें कर रही हैं, करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, हम आपके सारी मोहल्ले वालों को मिल मिला करके, अड़ोसियों पड़ोसियों को, अगल बगल के लोगों को, सबको मिल करके ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। गांव में जैसे छोटी छोटी पंचायतें होती हैं, उनमें इन सब बातों का जिक्र करना चाहिए, उनमें डॉक्टर को बुला लीजिए, उनसे ये सब बातें, कैसे मॉस्किटो रिडक्शन कर सकते हैं आप, ऐसे मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस को एलिमिनेट कर सकते हैं आप, ऐसे बच्चों को बचा सकते हैं, फुल स्लीव के और मोजे और दस्ताने पहना करके बच्चों को रखिए, मॉस्किटो नेट्स बांटिए, जहाँ पे जो खरीद सकते हैं वो खरीद लें, जो नहीं खरीद सकते सरकार जिनको सप्लाई कर सकती है उनसे ले लें, और जो चाहिए, जो कर सकते हैं, जो सक्षम स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो अगर बांटना चाहती है तो वो बांट दें। तो इन सारी चीज़ों की जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है, जिसके लिए भारत सरकार ने एक नेशनल सेंटर बनाया है। वहाँ पे इसके बहुत सारे अधिकारी हैं, पूरे देश में इसके अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो उसका पूरा इंतजाम भारत सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की कर्मचारियों के द्वारा भी हर साल किया जाता है, और सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। और जहाँ जहाँ पे मेहनत होती है वहाँ पे ये बीमारी बढ़ने से पहले रोक दी जाती है, मौतें नहीं होने पाती। जहाँ पे नहीं हो पाती है, जहाँ पे लापरवाही होती है, या जहाँ पे किसी तरह की अनियमितता होती है, दूसरे शब्दों में मतलब लीक से हट करके जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनकी बजाय इधर उधर जो है पूरा समाज भिड़ जाता है, या जो सरकार को जो करना चाहिए वो ना करके कुछ और करने लगते हैं, इधर उधर बात हो जाती है, तो वहाँ पे बीमारियां फैलती, और जब बीमारियां फैलेंगी तो लोग मरेंगे और बीमार होंगे और तकलीफ होगी। और वो अगर केस मैनेजमेंट करने के लिए प्रॉपर्ली सही जगह पे सही क्वालिफाइड डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे
मिसगाइड हो जाएंगे, फेथ हीलिंग या इधर उधर के चक्करों में वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम गुजार देंगे तो मरीज क्रिटिकल में पहुंच जाएगा। फेब्राइल स्टेज से क्रिटिकल स्टेज में अगर मरीज पहुंच गया तो उस मरीज की जान बचाना अस्पताल के लिए भी बहुत कठिन हो जाता है। तो ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये पूरे समाज का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, शैक्षिक संस्थाओं का, सबका मिलजुल करके बहुत जरूरी काम है और बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस पे बहुत कुछ किया भी जाता है। जहाँ किया जाता है वहाँ बीमारी नहीं होती, जहाँ नहीं किया जाता है वहाँ बीमारी फैलेगी। वहाँ पे ये मॉस्किटो तो दुश्मन है, ये आएगा, काटेगा, वायरस अंदर भेजेगा, डेंगू होगा। और अगर टाइम पे अस्पताल नहीं पहुंचे तो मरीज सिंपल से क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाएगा। और क्रिटिकल स्टेज में जाने का मतलब वो बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वेंटिलेटर पे जाएगा, आईसीयू में जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाता है। जो डॉक्टर हमारे सीनियर वो मेहनत करके बेचारे रात दिन मेहनत करके आईसीयू वगैरह में लगे रहते हैं रात दिन, वो कुछ मरीजों को ही बचा पाते हैं, सबको नहीं बचा पाते हैं। क्योंकि हमारे आपके हाथ में इतना है कि उसको सिंपल स्टेज में ही केस मैनेजमेंट कर लें, लैब डायग्नोसिस सही तरीके से हो जाए, या मच्छर को जहाँ ब्रीडिंग है उस जगह को एलिमिनेट कर दें, या जहाँ मच्छरों के पैदा होने को उम्मीद है उसको हटा दें, छिड़काव करा दें और फॉगिंग कराते रहें और बेड नेट का यूज़ करें। और जैसा कि हमने बताया कपड़े फुल आस्तीन के पहने, ढके हुए पहने। तीसरी चीज़ जैसे हमने बताया मीडिया के द्वारा टेलीविज़न, रेडियो, पम्पलेट्स, हैंडबिल्स, पोस्टर, होर्डिंग्स तरह तरह करके ये बहुत सारी सरकारें काम करती हैं। सरकारी पैसा इनमें हर साल खर्चा होता है, किया जाता है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी बीमारी होती है, लोग मर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं। फिर वही बात आती है कि डिजीज सर्विलेंस और वेक्टर सर्विलेंस ठीक से नहीं हो रहा है। फिर हमें आपको पूरे समाज को एक ही लाइन याद रखनी है, जरा नजरों से कह दो जी न खाना चूक ना जाए। लगातार निगाह रखनी है, बिल्कुल निगाह रखनी है कि बीमारी जहाँ हुई है वहाँ वो फेब्राइल से क्रिटिकल में जाने ना पाए मरीज, लाइव डायग्नोसिस और मैनेजमेंट ठीक से हो जाए। और दूसरा, जहाँ वेक्टर है, जहाँ मॉस्किटो है, जहाँ ब्रीडिंग हो रही है, उस जगह को कम करना है, हटा देना है, मिटा देना है और एलिमिनेट करना है, जिससे कि वो ना फैले। तीसरी चीज, जिन लोगों को आती है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उनको रेडियो में या टेलीविजन के द्वारा या जैसे भी तरीके जो मास मीडिया के तरह तरह के तरीके हैं उसके द्वारा जो लोग जानते हैं उन्हें समय समय पे वैज्ञानिक विधियों से सबको बताने का काम करना चाहिए। और जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनको इस्तेमाल करके, और ये जो छह खतरनाक बीमारियां हैं, घातक बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं, पूरे देश का बहुत नुकसान करती हैं। हर साल भारत में इसकी वजह से बहुत तकलीफ होती है। जैसा कि हमने आपको बताया 40%, मतलब अगर 100 करोड़ की जगह 100-150 करोड़ आप रखिए तो उसमें से करीब 60 करोड़ लोग हर साल बीमार होते हैं। भारत के जो 140 करोड़ लोग हैं उसमें से 50-60 करोड़ लोगों को हर साल ये मच्छर काटता है, इसका अटैक होता है, इसका आक्रमण होता है। तो हमें इस पे बहुत डिजीज सर्विलेंस पे और वेक्टर सर्विलेंस पे बहुत क्लोज नज़र रखनी है, निगाह रखनी है। क्योंकि अगर हम ठीक से निगाह रखेंगे तो उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस मुल्क की अगर हम नज़दीक से नज़र रखेंगे, डिजीज सर्विलेंस और वेक्टर सर्विलेंस को वॉच करने में, कंटिन्यूसली सस्पिशन के साथ इनकी मॉनिटरिंग करने में नहीं चूकेंगे और लगे रहेंगे तो ये बीमारी जो है जीरो हो जाएगी। और कोई भी ये जो वेक्टर ने 6-7 बीमारियां बताई उनकी वजह से नहीं होगा। सरकार के लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं, रिव्यू करते हैं, सुपरविजन करते हैं, रिपोर्टें बनाते हैं, तरह तरह के फील्ड विजिट्स होती है। उसके बाद जो उनको फील्ड विजिट में मिलता है, कंट्रोल करने में जो मिलता है, उनकी वजह से ये चीज़ें जो हैं वो पूरे सरकार का काम है। बहुत लोग मेहनत से कर रहे हैं, फीडबैक देते हैं
और वो मैनेजमेंट का काम चल रहा है, करते भी हैं। बहुत जगह ईमानदारी से काम होता है, बहुत जगह नहीं होता है। जहाँ नहीं होता है वहाँ बीमारी फैलेगी, जहाँ बीमारी फैलेगी वहाँ तकलीफ होगी, जहाँ तकलीफ होगी वहाँ हमारे भारत, हमारे देशवासी, हमारे माँ-बाप, भाई-बहन, हमारी जनसंख्या, हमारे लोग मरेंगे। और क्रिटिकल में चले गए तो चांसेस बचने के बहुत कम होते हैं। तो फेब्राइल स्टेज में ही बचा लीजिए, या मॉस्किटो को ही ब्रीडिंग हो जाए, एलिमिनेट कर दीजिए। और जहाँ तक इसकी सुविधाओं की बात है, तो पूरे देश की, पूरे भारत की एक नोडल एजेंसी बनाई गई है पुणे में, जांच के लिए, केवल जांच के लिए। वो नोडल एजेंसी NIV पुणे कहा जाता है उसको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये पुणे में एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है। उसका काम है कि पूरे देश में जो मरीज हैं इसके वेक्टर की, मच्छरों की वजह से जो 6 तरह की बीमारियों की फैलती हैं, जिनमें जाने जाती हैं, जिनमें बहुत देश का नुकसान होता है, जो पूरे देश को बीमार किए बैठी रहती हैं। हर साल हमारे कई सारे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। उनकी खून की जांच के लिए केंद्र सरकार या केंद्रीय सहायता से एक पूरे देश का एक बहुत बड़ा सेंटर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनाया गया है पुणे में। उसके सुपरविजन में पूरे देश में 394 सेंटिनल लेबोरेटरी बनाई गई हैं। ये सेंटिनल लेबोरेटरी क्या है? वो सारे अस्पताल जहाँ पे इनकी जांच होती है, सेकेंडरी और टर्शियरी अस्पताल, मतलब जितने जिला अस्पताल हैं वो सारे, जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको ये सारी चीज़ें, इन सभी को सेंटिनल लेबोरेटरीज बनाया गया है और सभी जगह इन बीमारियों की जांच होती है। जैसा कि हमने आपको बताया ना कि केस मैनेजमेंट में अर्ली मैनेजमेंट और जो लैब डायग्नोसिस है, उसके लिए लेबोरेटरी जो बनाई गई है वो पूरे देश में करीब 400 के लगभग हैं। 394 थी, अब और बढ़ गई हैं। करीब 400 जो लेबोरेटरी सेंटिनल प्रयोगशालाएं हैं वो पूरे देश में बनाई गई हैं। और ये पूरे देश में ये प्रयोगशालाएं जो है जांच का काम करती हैं। और जितने आप लोग, जितने भी अस्पताल आप को समझ में आए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, जिला अस्पताल हो, तहसील अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज हो, सब में इनकी जांच की सुविधा सरकार के द्वारा दी गई है। राज्य सरकार के कर्मचारी और केंद्र सरकार के भी अधिकारी कर्मचारी बीच बीच में इनके ऊपर रहते हैं, इनके सोर्सेस होते हैं, इनको स्लाइडें दी जाती हैं, रिजल्ट दिए जाते हैं और उसमें ये काम होता है। और जो काम इन लोगों के बस में ना हो सके, इनसे भी जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो जाएं, उनके लिए रेफरल सेंटर बनाए गए हैं। 14 रेफरल सेंटर बनाए गए हैं पूरे देश में, 14 बड़े बड़े रेफरल सेंटर। जैसे एक दिल्ली में, एक लखनऊ में, लखनऊ में 2 हैं, मेडिकल कॉलेज है और PGI है। तो इसी तरह से पूरे जो देश में सभी लोगों की, सभी मरीजों की, सभी मॉस्किटो का आक्रमण झेलने वाले सभी जो प्राणियों की रक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनको बचाने के लिए, बीमारी में ना जाने पाए, इसके लिए जांच का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जिम्मेदारी दी गई है, नोडल एजेंसी पुणे वाली है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे वायरोलॉजी। और दूसरा 14 लेबोरेटरीज हैं बड़ी बड़ी, जो बड़े बड़ी जगहों, शहरों में हैं, बॉम्बे में, मद्रास में, आपके हैदराबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में, बहुत जगह बड़े बड़े शहर जितने हैं सब में करीब 14 रेफरल लेबोरेटरीज हैं, जहाँ पे बहुत जो PCR की बड़ी बड़ी जांचें होती हैं, उन सब की जांचें वहाँ पे की जाती हैं और वो रेफरल लेबोरेटरीज कहलाती हैं। और इसी तरह 400 से लगभग सेंटिनल लेबोरेटरीज बनाए गए हैं, जिसमें सारे जो सेकेंडरी और टर्शियरी हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें कि जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हुआ, जिला अस्पताल हुआ और आपका ये मेडिकल कॉलेज हुआ, वहाँ पे भी इन सब की जांच हो जाती है। इस बीमारी से पहले जो है वो बहुत मरते थे, केस फैटेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। इसका केस फैटेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा था पहले इन बीमारियों का, लेकिन आजकल वो काफ़ी कम हो गया है। तो इन सब चीज़ों की जो तकलीफ़ें हैं वो काफ़ी जो है वो पूरे देश में, एक हमने आपको बताया कि ये पूरे देश में इसका एक जो है वो बनाया गया है। अब थोड़ी सी बात जो इम्पोर्टेंट है वो हमने आपसे कहा था कि जो ये 6 बीमारियां हैं बड़ी बड़ी, हमने आपको बताया था, मलेरिया, डेंगू, JE, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस
चिकनगुनिया और कालाजार। ये 6 जो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हैं, इनकी सबकी अलग-अलग स्टोरी है, सबकी अलग कहानियाँ हैं, सबकी बातें आज बहुत टाइम लग जाएगा, वो नहीं बता पाएँगे। हम केवल जो ज़्यादा ज्वलंत प्रॉब्लम जो आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जिसका शोर-शराबा मीडिया में, अखबारों में, पेपरों में, न्यूज़ में, टीवी में भी बहुत ज़्यादातर सुनाई पड़ता है, वो है डेंगू। तो डेंगू पे जो खतरा ज़्यादा होता है, उस पे थोड़ी अर्जेंट बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि इसके लिए जो अ, तकलीफ़ होती है, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है बुखार। इसमें मेनली केवल बुखार की वजह से ही डेंगू नहीं होता, कई सारी तकलीफ़ें होती हैं, जिसमें बुखार है, हेडेक है, नाज़िया वोमिटिंग है, डायरिया है, स्किन रैशेज़ हैं और क्या कहते हैं बॉडी एक है और एक सबसे इम्पोर्टेंट है रेट्रोबल्बर पेन। आँख का जो गोल ये है, आँख का ये जो गोला, इसके नीचे, आँख के नीचे पेन होता है, रेट्रोबल्बर पेन कहलाता है इसको, मतलब सर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। तो मेनली ये सारी बीमारियाँ ज़्यादातर इन सभी छोटे 6 में होती हैं। लेकिन ये जो है जो डेंगू में जो है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे आर्थ्राल्जिया, हर जगह जोड़ों में दर्द, नाज़िया वोमिटिंग बहुत होगी, डायरिया भी काफ़ी होगा और छोटे-छोटे चकत्ते पड़ जाते हैं, मतलब रैशेस खाल में खून के चकत्ते टाइप के आ जाते हैं। तो ये जो है वो पेटिशियल हेमरेज कहते हैं इसको अंग्रेज़ी में, उसकी तकलीफ भी यहाँ होती है और ये जो है बहुत ही दिक्कत होती है इनकी वजह से और इसमें जो तो सबसे ज़्यादा जो इसको खतरा होता है, वो एडीज़ इजिप्टियाई करके एक मच्छर है, उसकी वजह से होता है। एडीज़ इजिप्टियाई मच्छर जो है, वो बिल्कुल जो इसका लार्वा स्टोर जो स्टोर क्लीन वाटर, क्लीन स्टोर्ड वाटर, घरों में जो पानी साफ पानी होता है, लेकिन रखा रहता है, उसमें इसके लार्वा बहुत पैदा होते हैं। तो उसकी ये एक वायरस का ग्रुप है, अर्बो वायरस का, उसको फ्लेवी वायरस भी कहा जाता है, इसमें जीका, येलो फीवर और जेई भी होते हैं। तो इनकी वजह से नहीं, लेकिन ये जो ये मॉस्किटो के अंदर जो ये वायरस होता है, एडिस इजिप्टियाई का, वो फीमेल मॉस्किटो में पैदा होता है और ये जो बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट होता है और इसकी वजह से जो डेंगू की तकलीफ जो है, वो बढ़ जाती है। डेंगू में और सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं कि ये हमने आपको बताया कि ये वायरस है। वायरस के लिए कोई डायरेक्ट दवाई नहीं है, इसीलिए इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, केवल सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब हुआ कि जो भी तकलीफ होती है उसका जो इंतज़ाम है वो डॉक्टर का जो मैनेजमेंट होता है एलोपैथी के द्वारा या किसी भी तरीके से द्वारा उसका किया जाता है और प्लस लेबोरेटरी फाइंडिंग्स देखी जाती है। बार-बार उसकी जाँच की जाती है खून की, उसमें देखा जाता है किस स्टेज पे बीमारी कहाँ तक बढ़ी है। मतलब फेब्राइल जैसा ये आपको बताया मैंने कि ये 3 स्टेज होती है डेंगू बीमारी की, जिसमें जो आपने बताया ना बुखार, नाज़िया, वोमिटिंग, हेडेक, डायरिया और ये रेट्रोबल्बर पेन, आँख के नीचे जो हेडेक होता है उसका। तो ये जो 6-7 तरह के लक्षण हैं, आर्थ्राल्जिया, जोड़ों में दर्द, पूरे शरीर में दर्द, तो ये सारी चीज़ें डेंगू के लक्षण हैं, लेकिन इनके वजह से भी इनके न होने की वजह का मतलब ये नहीं कि डेंगू नहीं है। अगर आपको डाउट हो रहा, शक हो रहा, मच्छरों का वो हो रहा है, तो वो सारी प्रिकॉशंस, सावधानियाँ आप बताइए और मैनेजमेंट करने के लिए जो क्वालिफ़ाइड लोग हैं, जो वैज्ञानिक विधि से इलाज जानते हैं और अस्पताल के क्वालिफ़ाइड डॉक्टर्स हैं, उनके पास जाकर के इनका तरीका ज़रूर जान जाइए कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। और बाय द वे अगर फेब्राइल स्टेज में बुखार, हेमरेज, पेटिशियल हेमरेज जैसा बताया चकत्ते पड़ जाते कभी-कभी, आर्थ्राल्जिया पूरे शरीर में दर्द, रेट्रोबल्बर पेन, नाज़िया, वोमिटिंग, उल्टी, डायरिया ऑफ एंड ऑन और ये बुखार तो कंटिन्यूअस होता ही है। बुखार और सर दर्द ये तो ज़्यादातर सभी में होता है। 90% से ज़्यादा केसेज़ में बुखार और हेडेक और बॉडी एक इसको तो बची नहीं होता ही होता है। तो इन सारी चीज़ों से हटाने के लिए, जानने के लिए, उनसे बचने के लिए क्वालिफ़ाइड को पकड़िए और उनसे
जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो करेंगे और बराबर लेबोरेटरी फाइंडिंग्स देखते रहिए, मतलब खून की जांच बराबर कराते रहिए, जिससे पता चले कि ये किस स्टेज में डेंगू आपका है। अब हम आपको बता रहे थे कि जो अंग्रेजी में क्लिनिकल बोला जाता है, क्लिनिकल का मतलब ये हुआ जिसको आप आम भाषा में कह सकते हो कि दवा दारू इलाज की स्टेज है, मतलब जब अस्पताल के कर्मचारियों की, स्वास्थ्य विभाग की जहाँ पे जरूरत पड़ती है, जहाँ पे बीमारी का नाम आता है, जहाँ रोग, रोगी और व्याधि जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगे और उसमें जो जानकार लोग कुछ अपना मदद करने लगे, तो उस स्टेज को हम कहते हैं ये क्लिनिकल स्टेज में बात आ गई है। अब इसको नॉर्मली जो समाज का काम है, कम्युनिटी का काम है, एनवायरमेंट का काम है, सरकार का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उनसे आगे बात बढ़ गई है। इसके लिए डॉक्टरों की ज़रूरत है, इसके लिए नर्सों की ज़रूरत है, इसके लिए लेबोरेटरी के जानकारों की ज़रूरत है, पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत है और अस्पताल में हो सकता है भर्ती होने की ज़रूरत है। तो ये सारे काम जहाँ पे होते हैं उनको हम क्लिनिकल उसमें सेटअप कहते हैं और इस क्लिनिकल सेटअप में जब डेंगू पहुँचता है तो इसकी 3 स्टेजेज आती है। पहली स्टेज होती है 7 दिन की होती है, जो 1 हफ्ता मान के चलिए मोटा-मोटा लगभग 1 हफ्ता रहता है। इसको अंग्रेजी में फेब्राइल कहते हैं। फेब्राइल कहते हैं, जानकारी में आपको हो, चालू बीमारी, काम चलाऊ, सामान्य तरह की हल्की-फुल्की, जैसे कोई पूछता भैया कैसी तबीयत है? अरे ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, पहले जैसा नहीं है, कुछ तबीयत खराब लग रही है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। लेकिन वो फेब्राइल स्टेज है, मतलब सामान्य रूप से उसमें कुछ करने की ज़रूरत है। उसमें केस मैनेजमेंट का पहला स्टेज जो है, मतलब शुरू के 5-6 दिन, 1 हफ्ते के अंदर मान लीजिए, वो केस मैनेजमेंट जो जानते हैं, मतलब जो क्वालिफाइड हैं, जैसे नर्सें हैं, लेबोरेटरी वाले हैं, प्रयोगशाला की जाँच करने वाले टेक्नीशियंस हैं और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, मलेरिया वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, अस्पताल के लोग हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हैं, इनके पास जाने की ज़रूरत है आपको। पहले 7 दिन में चले जाएँगे, तो जो सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट है, उसमें वो बीमारी को पकड़ लेंगे और उसी में ठीक करके आपको घर भेज देंगे और बीमारी आगे बढ़ने नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ पे लैब फाइंडिंग के द्वारा, मतलब खून की जाँच करते रहेंगे, उससे पता चलेगा कि हमें आगे कौन-सी दवाई देनी है, क्या करना है, क्या अरेंजमेंट आगे करना है, मरीज़ को कैसे-कैसे इंतज़ाम करना है। तो ये अस्पताल जाने की ज़रूरत आ गई, तब समझ लीजिए कि ये क्लिनिकल मैनेजमेंट की बात आ गई और शुरू के 7 दिन हल्का-फुल्का जो सिम्पटम जो लक्षण मैंने आपको बताए, बुखार, नाज़िया, हेडेक, उल्टी, पेटिचल, छोटी-छोटी हेमरेजेस, मतलब चकत्ते और आर्थ्राल्जिया, बल्बर पेन, डायरिया, ये जो कॉमन तकलीफ़ें होती हैं, इनको भी घर में ठीक करने की बजाय या फेथ हीलिंग, ऊर्जा, सोखा, इधर-उधर लपसी, सोहारी, पहाड़, पूड़ी, सब्ज़ी, इन सब पूजा, ढकौना आदि इन चीज़ों में करिए, उसमें फेथ जहाँ है वहाँ पे करिए, उसको कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन जो वैज्ञानिक तरीका है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया विश्वास करती है, जिस पे पूरी दुनिया का यकीन है, जिससे जान बचाई जा सकती है, उनके पास भी जाइए, उनकी सलाह लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको मौत की तरफ बढ़ने से रोक लेंगे, रास्ते में ही आपको ठीक कर देंगे और फेब्राइल स्टेज में ही बीमारी ठीक हो जाएगी। अब फेब्राइल स्टेज में ज़्यादातर जब मरीज़ हम लोगों को अस्पताल में मिलता है, तो उसकी शिकायतें क्या होती हैं? बुखार आ रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, चकत्ते पड़ रहे हैं चारों तरफ, उल्टियाँ आ रही हैं, वॉमिटिंग हो रही है और भूख नहीं लगती डॉक्टर, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और लाल पीले चकत्ते पूरे शरीर में दिखाई दे रहे हैं, कभी-कभी लाली आ जाती है, दाने पड़ जाते हैं और 3-4 दिन बाद फिर हो जाता है। मतलब ये तकलीफ़ें जब आती हैं, तो ज़्यादातर जो डेंगू का तकलीफ़ होती है, इसका कैरेक्टर बाइफेज़िक है। बाइफेज़िक का मतलब ये हुआ कि बुखार आएगा, आर्थ्राल्जिया होगा, दर्द होगा, चकत्ते आएँगे, वॉमिटिंग होगी, ऑफ एंड ऑन डायरिया होगा, भूख कम हो जाएगी, लाल दाने भी पड़ जाएँगे और पूरे बॉडी में जो है वो पेन भी रहेगा। लेकिन 2-4 दिन बाद ये कभी-कभी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आप सोचोगे फेथ हीलिंग से ठीक हुआ, ढरकौना, सोहारी, पूड़ी और पूजा वगैरह करने से हुआ, लेकिन वो कुछ लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, हल्के-फुल्के इलाज से ठीक हो जाता है। लेकिन इसी बीच में खून की जाँच
लेबोरेटरी फाइंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि पता चल जाता है कि वो ठीक हो रहा है या सीरियस होने की तरफ बढ़ रहा है। तो इस स्टेज में जो बाइफेजिक करैक्टर इसका है, मतलब 4-5 दिन बाद ये बुखार ठीक हो गया, उसके बाद फिर शुरू हो गया। तो फिर उसका लार्वा जैसे ब्लड में बढ़ता है, फिर ये तकलीफें बढ़ जाती हैं। पैथोलॉजी इसकी यही है कि जब मस्कीटो काटता है, तो लार्वा ब्लड में जब जाता है, तो उसमें पनपता है, उसमें इकट्ठे जब ढेर सारे ज़ायगोट वो पूरे ब्लड में डाल देता है, तो ये सारे सिम्पटम आने लगते हैं, बुखार, हेडेक, ये सारी चीज़ें। मतलब पैथोलॉजिस्ट ज़्यादा डिटेल इसकी बता पाएँगे आपको। हमारे क्लिनिकल डॉक्टर्स भी इसमें बहुत मेहनत करते हैं, वो भी बताएँगे क्योंकि मरीज़ तो पहले उन्हीं के पास जाता है। इसी स्टेज में अगर आप केस मैनेजमेंट के लिए अस्पताल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या मेडिकल कॉलेज पहुंच जाएं, तो बीमारी को सीरियस होने से बचाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, मौत की स्टेज में, क्रिटिकल स्टेज में जाने से मरीज को बचा सकते हो आप। ज़्यादातर जो भारत के मरीज हैं, जैसा हमने कहा 50-60 करोड़ हर साल बीमार होते हैं, उनमें से 80% लोग, मतलब 30-40-45 करोड़ लोग जो है वो इसी स्टेज में ठीक हो जाते हैं, बच जाते हैं, सीरियस नहीं होते। लेकिन जो 2-4 करोड़ लोग बच नहीं पाते, गलत इलाज की वजह से या गलत अस्पताल में जाने की वजह से या ना केस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के पास ना जाने की वजह से गलत रास्ते पे भूल जाते हैं, वो क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाते हैं। क्रिटिकल स्टेज में क्या होता है कि 3-4 दिनों के बाद जब बुखार खत्म हो जाता है, मरीज सोचता बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेज आती है और उसमें 3 बहुत खतरनाक बातें होती हैं। 3 बहुत खतरनाक बातें होती हैं जो अंग्रेजी में हम बोलते हैं सीवियर एब्डोमिनल पेन, प्लूरल इफ्यूजन और एसाइटिस। ये जानलेवा चीजें हैं, ये शरीर के अंदर हो जाएंगी अगर मरीज क्रिटिकल स्टेज में डेंगू का पहुंच गया तो। कॉम्प्लिकेशंस इनको कहा जाता है कि इसमें ब्लीडिंग होती है, जीआईटी मतलब आंतों में खून आना चालू हो जाता है, ब्लीडिंग चालू हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगती है और लगातार परसिस्टेंट वोमिटिंग, उल्टियां रुकती ही नहीं है। ऐसी स्टेज क्रिटिकल स्टेज होती है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है और फेफड़े की चारों तरफ जो पानी भर जाता है उसे अंग्रेजी में प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। जो फेफड़े हैं दोनों, इनके तरफ एक पतली सी गुब्बारे की लेयर होती है, उसमें पतली 2 झिल्लियों के बीच में तो स्पेस होता है, वो प्लूरल स्पेस होता है, उसके थ्रू सांस लेता है फेफड़ा। उस स्पेस में जब लिक्विड चला जाता है, वो इन बीमारियों की वजह से जो तकलीफ होती है, वायरस की एक्टिविटी जो बॉडी में पैथोलॉजी होती है उसकी वजह से, उसमें जब लिक्विड चला जाता है, एक्जुडेट्स उसमें पहुंच जाते हैं, तो प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है और सांस फूलने लगती है, तो वो पानी निकालना पड़ता है फेफड़े से। ये भी बड़े अस्पतालों में ही होता है, तो इसके लिए भी इस स्टेज से भी मरीजों को बचाया गया है, बहुत बार बचाया है। मैंने भी देखा है बहुत मरीजों का जो भी बन पड़ा, मैंने भी उनका मैनेजमेंट किया, तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि अगर सही जगह पे आप पहुंचे हैं तो इस स्टेज में भी मरीजों को की जान बचाने का प्रयास किया जाता है। एसाइटिस होती है, पेट फूल जाता है, जैसे लेयर हमने बताया फेफड़े के चारों तरफ होती है, उसी तरह पेट के सारे अंगों को ढकने के लिए भी एक छोटा सा झिल्ली टाइप का लेयर होती है, उसमें जब ये लिक्विड एक्जुडेट पहुंच जाते हैं तो एसाइटिस हो जाती है। तो पेट का पानी भी एक सुई से डाल के एसाइटिस टैपिंग करके, तो ये प्लूरल टैपिंग और एसाइटिस टैपिंग डॉक्टरी में इसको बोलते हैं, ये टैपिंग करके वो पानी दोनों जगह से निकाला जाता है। तो ये बड़ी सीरियस कंडीशन होती है और बॉडी के अंदर ब्लीडिंग चालू हो जाती है और आंतों से ब्लीडिंग चालू हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लीडिंग चालू हो जाती है, वोमिटिंग चालू हो जाती है और इस समय क्रिटिकल स्टेज से 1-2 दिन के अंदर ही मरीज तीसरी जो सबसे सीरियस स्टेज होती है, क्रिटिकल स्टेज की बड़ी सीरियस कंडीशन होती है, DSS डेंगू शॉक सिंड्रोम, मतलब डेंगू की वजह से मरीज बेहोश हो जाता है और तरह तरह के जो उसके तरह तरह के आर्गन हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, फेल्योर हो जाते हैं। अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा डॉक्टरी के विषय में मल्टी आर्गन डिस्फंक्शन हो जाता है। मल्टी आर्गन डिस्फंक्शन बाद में मल्टी आर्गन फेल्योर बनता है, मरीज शॉक में जाता है, बेहोशी में जाता है और एक स्टेज ऐसी होती है कि वेंटिलेटर पे जान चला जाता है,
वेंटिलेटर पे भी बहुत कोशिश की जाती है, किसी तरह रिवर्स किया जा सके, और उसके बाद भी मरीज को नहीं बचाया जा सका तो फिर वो फेटल कंडीशन में, वो डीएसएस में या शॉक में ही मरीज वापस नहीं आ पाता। और हम कहते हैं कि आज इसकी जो डेथ हुई वो डेंगू से हुई। सब ये शुरू में आपने निगाह जो चूक गई कहीं पे वेक्टर सर्विलेंस में या डिजीज सर्विलेंस का काम करने में, जहाँ पे चूक हुई है, जहाँ पे निशाना चूक गया है, जहाँ पे नज़र हट गई है, वहाँ पे इस दुश्मन ने, इस मॉस्किटो के वायरस ने आक्रमण किया और जान लेके चला गया, खून कर दिया, इसने मर्डर कर दिया। और ऐसा क्रिमिनल है ये, ऐसा मर्डरर है, ऐसा हत्यारा है जिसको कोई इलाज नहीं, उस स्टेज में कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए इस स्टेज पे आने से पहले ही केस मैनेजमेंट ही आप क्वालिफाइड से करा लीजिए, या कोशिश करिए कि केस की नौबत ही ना आए, मॉस्किटो ब्रीडिंग ही ना होने दीजिए, रिडक्शन करिए या मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करिए, उनको काटने ही ना दीजिए, मच्छर को ही गायब कर दीजिए पूरे घर से, पूरे मोहल्ले से, पूरे गांव से, पूरे मोहल्ले इलाके से, पूरे जिले से, पूरे देश से, पूरे प्रदेश से, पूरे जिले से, पूरे एरिया से, पूरे महाद्वीप से, पूरी दुनिया से। तो इस तरह से अगर डिजीज सर्विलेंस और वेक्टर सर्विलेंस का जो तरीका है वो आपके हाथ में है, आपके पास हथियार हैं, आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास प्रयास करने की गुंजाइश है, उसमें अगर चूक जाएंगे तो ये जो आक्रमण है वायरस का मॉस्किटो के द्वारा जो कराया जाता है बॉडी पे, होमो सैपियंस की संख्या को रिड्यूस कर देगा, मार देगा, खूनी है, हत्यारा है और जान ले लेता है। और जो मरीज ठीक हो जाते हैं क्रिटिकल स्टेज से भी, उनको तीसरी जो स्टेज होती है वो भी हफ्ते 2 हफ्ते तक रहती है, जिसमें कमजोरी बहुत हो जाती है, उसको रिकवरी स्टेज अंग्रेजी में कहते हैं, या जिसका कहते हो आप कि सामान्य आ रहा, बीमारी से धीरे धीरे ठीक हो रहा है मरीज। तो ये 3 स्टेज हमने आपको बताई, सामान्य, क्रिटिकल और रिकवरी। सामान्य मतलब जब बहुत ज्यादा कंट्रोल में थी, केस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के जो लोग हैं उनके हाथ में बीमारी थी, केस डिटेक्शन, केस डिजीज, केस सर्विलेंस के द्वारा उनको बचाया जा सकता था, तो वो वो आपके हाथ में थी और मैनेज कर सकते थे। दूसरी स्टेज थी क्रिटिकल स्टेज, जब वो केवल एक्सपर्ट के हाथ में थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन जो पढ़े लिखे क्वालिफाइड वैज्ञानिक और हॉस्पिटल में क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके हाथ में ये चली जाती है। क्रिटिकल स्टेज उनके हाथ में होता है और वो पूरी मेहनत करते हैं और वो बचा सकते हैं और वो बचा भी लेते हैं, लेकिन उनमें भी एक स्टेज ऐसी आती है कि उनमें भी अगर कहीं इसी स्टेज पे कोई चूक हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई तो बचाना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे जान चली जाती है। और जो बच जाते हैं उनकी जो बाद में 1 हफ्ते 2 हफ्ते कम रहती है कमजोरी, उसको हम रिकवरी स्टेज बोलते हैं। तो रिकवरी स्टेज में खास चीज़ें हल्की फुल्की उल्टी, निचली और कमजोरी और डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। डिहाइड्रेशन हर स्टेज पे आपको ध्यान रखना है कि डिहाइड्रेशन जो है वो ना होने पाए। अब ये डिहाइड्रेशन क्या है, जब भी बुखार आता है, जब भी हेडेक होता है, जब भी वायरस का अटैक होता है, तो पूरी बॉडी में एक्सुडेट्स बन जाते हैं और पानी की कमी हो जाती है। तो किसी भी तरीके से बॉडी में डिहाइड्रेशन ना होने पाइए, बराबर उसको ओआरएस देते रहिए, पानी पिलाते रहिए, या शिकंजी का शरबत या नारियल पानी या जो कुछ भी हो सके, बॉडी में वाटर का जाना बहुत जरूरी है। वाटर अगर जाता रहेगा तो जो एक्सपर्ट लोग हैं वो केस मैनेजमेंट आसानी से कर लेंगे और मरीज को बचाना आसान हो जाएगा। लेकिन जो कमजोरी की स्टेज होती है, जो जिसमें बच जाता है मरीज, आखिरी में जब ठीक होने लगता है, तो ठीक होने का जो हफ्ते 2 हफ्ते में कमजोरी और उल्टी मिचली रहती है, उसमें भी डिहाइड्रेशन बहुत होता है। तो उसमें भी बराबर पानी पीना, बराबर जो है लिक्विड पीना, या पानी खाना भी होता है। जैसे खीरा आप खाते हो तो वो एक पानी खाना हो गया, उसी तरह जो फल फ्रूट खाते हो उसमें भी 80-90% बहुत से फल हैं जिसमें पानी ही होता है, तो उसको भी खाते रहे हो तो वो पानी खा रहे हो। तो उसकी वजह से भी अगर आपको सादा पानी पीने में प्रॉब्लम आ रही है तो लिक्विड पानी को खाना शुरू कर दीजिए। पानी खाने में जिन चीज़ों में पानी हैवी मात्रा में है, जैसे
ककड़ी है, खीरा है और फल फ्रूट है तमाम सारे, उसमें 80-90% पानी होता है। तो उसको खूब खा लीजिए तो पानी भर जाएगा, काफ़ी कुछ लिक्विड बॉडी में पहुँच जाएगा। या तो तरह आजकल बाज़ार में ओआरएस बहुत आ रहे हैं, ओआरएस बना के पीजिए, नींबू नींबू पानी की शिकंजी पीजिए। तो ये सारी चीज़ें, डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो डिहाइड्रेशन, वीकनेस और नाज़िया, ये 3 तकलीफ़ें 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहती हैं और उसके बाद मरीज़ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब ये है कि कैसे बचाना है, वो हमने आपको बताया कि एडीज इजिप्टियाई नाम का जो मॉस्किटो है, वो ठहरे हुए साफ पानी में पैदा होता है और इसी एडीज मॉस्किटो की बाइट को अवॉइड करना है। बाइट को अवॉइड करने के लिए हमने शुरू में आपको बता दिया था पीपी, पर्सनल प्रोफाइलेटिक मेजर्स, पीपीएम, पर्सनल प्रोफाइलेटिक मेजर्स, मतलब रिपेलेंट, जैसे नेट है, कॉइल्स हैं, लिक्विड्स हैं और ये जो मॉस्किटो लिक्विड्स, कॉइल्स और बेड नेट्स हैं और कपड़े फुल आस्तीन के पहनने वाले हैं और नीम के पत्ते का धुआं लोग करते हैं। और दूसरा ये है कि जो ढक के रखिए पूरे शरीर को, मच्छरदानी यूज़ करिए, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। तो जो बचाने का तरीका है वो वही है। अब थोड़ी-सी 2 बातें जो बहुत ज़रूरी हैं वो आपको साथ करना ज़रूरी है कि ये जो डेंगू वायरस है और प्लेटलेट का नाम आप अक्सर बहुत सुनते रहते हो, बहुत इसकी जाँच होती रहती है और बहुत ज़्यादा केसेज़ में आते हैं। तो वायरस का जो इन्फेक्शन होता है, इसमें आज तक किसी तरह की कोई दवाई बनी नहीं है। तो एंटीवायरल कोई ड्रग कोई क्लेम करे तो उस पे ज़्यादा डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मदद नहीं करेगी। तो फिर मरीज़ ठीक कैसे होता है? वो आपका इम्यून रिस्पॉन्स। अब इम्यून रिस्पॉन्स अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन इसको हिंदी में आप कह सकते हो प्रतिरोधक क्षमता। अब ये प्रतिरोधक क्षमता तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया इम्यून रिस्पॉन्स से भी, मतलब जो आपके शरीर की दम है, शरीर में जो दम है, बीमारी को रोकने का जो दम है, जो ताकत है, जो इम्यूनिटी जिसको अंग्रेजी में बोलते हो, आजकल इम्यूनिटी सभी लोग समझ जाते हैं, हिंदी में प्रतिरोधक थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो इम्यूनिटी है वो कंट्रोल, जो हर बॉडी की जो अपनी क्षमता होती है, जो ताकत होती है, जैसे दुश्मन को लड़ने के लिए जो हथियार मजबूत होते हैं, तो उसी की जितनी पावर होती है, जैसे आपके पास गोली बंदूक है, तो आप उसमें जो है वो लड़ोगे और दुश्मन को गिराओगे। कहते हैं कि जब लखनऊ में वीरांगना उदा देवी की गोलियां खत्म हो गई तो अंग्रेजों ने उन्हें शहीद कर दिया। जब तक गोलियां थी तब तक उन्होंने अपने को बचा के रखा था। तो ये जो बचा के रखने की जो शरीर की पावर है, जो क्षमता है, जो दम है, जो आपकी अपनी बॉडी की ताकत है, उसी को इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है और वही मदद करता है। क्योंकि दवाएं जो हैं, जो इसमें वायरस के मदद ठीक करें, वो आज तक अभी तक इफेक्टिव दवाएं कोई ज़्यादातर जानकारी में मेरी नहीं है, मेरे ख्याल से अभी तक नहीं है। तो ये याद रखना है। और मैंने आपसे बताया था कि कुछ जो पैथोलॉजी की बात की है कि जो ये वायरस होता है जब बॉडी में पहुंचता है तो ये कट करता है। जब ये बॉडी में पहुंचता है तो ये बॉडी का हिस्सा होता है खून बनाने वाला। अब खून तो जब तक पेट के अंदर बच्चा रहता है तब तक मदर के खून से वो काम चलाता रहता है, लेकिन जब इंसान जीव बन के बाहर दुनिया में आ जाता है तो वो तभी उसका बराबर खून बनता रहता है। अब खून के में कौन बनाता है? फिर पहले मदर से आता था, बाद में जब बाहर आ गए तो बॉडी में कौन सा हिस्सा है जो खून बनाता है, उसको डॉक्टरी में या अंग्रेजी में आप कह सकते हो बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो क्या होता है? हड्डियों के बीच में जो एक पतली नली होती है, उसमें कुछ मटेरियल होता है जो एक रस्सी टाइप का बोन मैरो की जो अंदर जो नली है उसमें जो रस्सी पड़ी होती है उसी को बोन मैरो कहते हैं और उसमें बोन मैरो में ही खून बनने का काम होता है। अब उसमें खून बनने में जो वायरस होता है वो सीधे बोन मैरो के ऊपर ही अटैक करता है। तो दूसरे शब्दों में अंग्रेजी में या डॉक्टरी में आप इसको कह सकते हो कि बोन मैरो डिप्रेशन हो गया। अब जब बोन मैरो डिप्रेशन होगा तो क्या होगा? बोन मैरो डिप्रेशन होगा तो खून उससे
बोन मैरो का, जैसे आपको डिप्रेशन हो जाए तो क्या होगा, आपका जितना काम है सब रुक जाएगा। तो उसी तरह जब बोन मैरो डिप्रेशन होता है तो बोन मैरो का पूरा काम रुक जाता है या कम हो जाता है। तो जब बोन मैरो का काम होता है, अब बोन मैरो का असली काम है खून बनाना, तो जब खून नहीं बनेगा तो क्या होगा, प्लेटलेट नहीं बनेगी। और जो प्लेटलेट होती है वो कितनी, 1.5 लाख से 4 लाख 1 ml में होती है। वो जब नहीं बनेगी और उनकी संख्या कम हो जाएगी तो खून बनना बंद हो जाएगा और क्लॉटिंग मैकेनिज्म नहीं होगी। जब क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड में, जो हमने आपको बताया था शुरू में, कि चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने छोटे छोटे, शरीर पे रैशेज आ जाते हैं, तो ये फैल जाते हैं। तो ये जनरली जो है वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो करती है उनकी, वो भी बोन मैरो से ही प्लेटलेट आती है। तो प्लेटलेट जब कम होने लगते हैं या नहीं बनती हैं या कम हो जाती हैं तो उनकी कमी की जो है सारे वायरल इन्फेक्शन में होती है, लेकिन डेंगू में ज़्यादा होती है। इसीलिए कहते हैं कि प्लेटलेट को जब ज़्यादा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्लेटलेट कम हो गई तो प्लेटलेट चढ़ा दो, जिससे बोन मैरो बनने का काम जो है वो प्लेटलेट्स पहुंच जाएंगे, तो ये अपना काम करने लगेंगी और ये जो वायरस है उसका उसको अटैक करने में, उसको हराने में ये मदद करेंगी। अब सवाल ये है कि ये जो प्लेटलेट हैं वो पता कैसे चलते हैं। हमने आपको शुरू में बताया था, केस मैनेजमेंट में जो सिम्टोमेटिक दवाइयाँ दी जाती हैं उसके साथ लैब फाइंडिंग भी की जाती है, बीच बीच में जांच की जाती है। जांच से पता चलता है कि आपके नॉर्मल प्लेटलेट 1.5 लाख 1 लाख 1.25 लाख या 4 लाख तक है या नहीं है। जब कम होने लगती हैं तो तब ये लगता है कि ये जो डेंगू के वायरस का जो अटैक है, आक्रमण है, वो आपके शरीर पे, आपकी बोन मैरो पे ज़्यादा तेजी से हो रहा है। और कभी कभी तो ये बोन मैरो ये 1 लाख 1.5 लाख से कम होकर के 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 तक पहुंच जाती हैं और उस समय बहुत तकलीफ होती है। जैसे खास करके हमने आपको बताया था, क्रिटिकल स्टेज में जब मरीज पहुंच जाता है या DSS में, डेंगू शॉक सिंड्रोम की तरफ जब मरीज बढ़ने लगता है, वेंटिलेटर की तरफ जब जाने लगता है, तो उस समय प्लेटलेट की संख्या बहुत नीचे चली जाती है, 20,000 से भी नीचे चली जाती है। उस समय प्लेटलेट चढ़ाना जरूरी होता है। बहुत सारे नए नौसिखिया डॉक्टर होते हैं, 50-60,000 में ही चढ़ाने लगते हैं, 80,000 में कम हुआ चढ़ाने लगे, 4 लाख कर देंगे, 2 लाख 1.5 लाख, पपीता खाओ, पपीते का पत्ता खाओ, तरह तरह की बातें हैं। जो भी लोग फेथ हीलिंग में करते हैं उसको हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी सीमा है। जो एक्सपर्ट हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो जिनके पास वैज्ञानिक तरीके मौजूद हैं, जिसके ऊपर पूरी दुनिया यकीन करती है, उनकी बातें भी सुनते जाइए, उनकी बातें भी मानते जाइए। वही जांच करेंगे लैब फाइंडिंग के द्वारा कि प्लेटलेट आपकी 1 लाख है, 1.5 लाख है, 80,000 है, 90,000 है, तो कब हमें प्लेटलेट देनी है, कब हमें नहीं देनी है। अगर जरूरत नहीं है, जबरदस्ती आप देने लगोगे तो उसके बड़े नुकसान है। एक तो पैसा बहुत खर्च होगा, दूसरा वो नुकसान करने के, फायदा करने के बजाय नुकसान कर सकती है, तो फिर उसको इंतजाम करना मुश्किल होता है, हर जगह दे नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जो हमारा गरीब मरीज है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, दवाई का खरीदने का पैसा नहीं है, वो प्लेटलेट का चढ़वाने का पैसा प्राइवेट में कहाँ से देगा, और ये धन पशुओं की बाढ़ बढ़ जाएगी। तो इन धन पशुओं से मैंने आपको बताया था कि बचना है। उनसे अगर आप बचोगे तभी बचोगे जिनसे आपको वैज्ञानिक ही बचाएंगे, वैज्ञानिक तरीके ही बचाएंगे। धन पशुओं से बचने के लिए जरूरी है कि आप वैज्ञानिक तरीके अपनाइए। और वैज्ञानिक तरीके अपनाने का मतलब है कि जो तरीका एक्सपर्ट है, जो केस मैनेजमेंट जानता है, जिसको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट आता है, वो रेगुलर लैब फाइंडिंग्स देख करके आपके ब्लड की जांच करता रहे, खून की जांच कराता रहे और प्लेटलेट की गिनती देखता रहे। क्योंकि नॉर्मली जो क्वालिफाइड और अच्छे डॉक्टर्स हैं या जो बढ़िया हॉस्पिटल है, टर्शियरी मेडिकल कॉलेज वगैरह के जो एक्सपर्ट लोग हैं, जब तक 20,000 से ऊपर रहे प्लेटलेट, 30 32 35 40,000 तक है, कोई भी प्लेटलेट चढ़ाने की बात नहीं करता। लेकिन ये है कि कोशिश करिए कि जो एक्सपर्ट है, जो वैज्ञानिक है, जो जानता है, जिसको आता है, उसकी मदद लीजिए। अगर क्रिटिकल स्टेज में केस आपका जा रहा है तो इनिशियल स्टेज में, जो फेब्राइल स्टेज है, उसमें नॉर्मल कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर है, MBBS है, तो वो आपको ठीक करके घर भेज देगा। उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन केस मैनेजमेंट का 2 कंपोनेंट हमने बताया था आपको, सिम्टोमेटिक अरेंजमेंट, जैसे बुखार आया तो बुखार की दवाई, पानी खत्म हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया तो उसका ओरल डिहाइड्रेशन, ओरल सॉल्यूशन, पानी और ये
ओआरएस फ्लूइड वगैरह, और अगर नहीं हो तो बोतल चढ़ा देते हैं आईवी फ्लूइड। और तीसरा हमने बताया रेगुलर लैब फाइंडिंग्स। लैब फाइंडिंग्स का मतलब खून की जाँच। तो खून की जाँच ये कब करानी है, कब नहीं करानी है, ये एक्सपर्ट ही बता पाएगा। वैज्ञानिक लोग जिनको विज्ञान आता है, जिन्होंने पढ़ा है, जो जानते हैं कि मॉस्किटो का जो एडीज लार्वा है वो कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, इसका बीमारी में ब्लड में प्लेटलेट का क्या कंडीशन होती है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए ज़रूरी है। एंटीजन का रिएक्शन क्या होता है, NS1 कब पॉजिटिव आएगा, IgM कब पॉजिटिव आएगा, IgG कब देखना है, तो ये रेगुलर ब्लड टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से आप अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो वो केस मैनेजमेंट के केस में सिम्प्टोमेटिक तो बहुत सारे लोग कर लेंगे, फेथ वाले भी सिम्प्टोमेटिक कर लेते हैं, बुखार दूर करना हो गया, प्लेटलेट घटनी बढ़नी, लेकिन जब तक आप एक्सपर्ट जो है साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से जो इसका जानकार नहीं है, जब तक उसके पास नहीं पहुंचेंगे वो ठीक से डायग्नोज नहीं कर पाएगा। इंटरनल मेडिसिन में जिसने एमडी किया है, मेडिसिन किया है, वो बेचारे देखते हैं कि मरीज बचने वाला था, हम जान बचा सकते थे, लेकिन ऐसी स्टेज में आया कि वो शॉक में चला गया। उस समय उसे वेंटिलेटर पे लिया गया, मेहनत की गई, कुछ मरीज हैं जो बच जाते हैं, कुछ की जान बच जाती है, निकल आते हैं, कुछ की जान नहीं बच पाती है। तो जो बोन मैरो का फंक्शन है वो जब रुक जाता है, खत्म हो जाता है, तो क्लॉटिंग होना बंद हो जाती है। और ज़्यादातर जो ये काम है वो जो प्लेटलेट की लाइफ है वो 7-8 दिन होती है, 7-8 दिन बाद ये दोबारा बन जाती है। तो प्लेटलेट की जो संख्या है उसके घटने बढ़ने की जो जानकारी है, ये एक्सपर्ट लोग, वेल क्वालिफाइड लोग जो जिला अस्पताल के या मेडिकल कॉलेज के लोग हैं या लैब के लोग हैं या जो पढ़े लिखे क्वालिफाइड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे हैं, तो वो सभी लोग जानते हैं। तो वो इसका केस मैनेजमेंट और लैब फाइंडिंग्स जो मतलब सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट और लैब की रेगुलर जांच करके उसकी फाइंडिंग से क्या करना है आगे वो जानते हैं। हमने आपको बताया था ना कि प्लेटलेट जो है वो 50,000 से 1 लाख तक रहता, तो ज़्यादातर लोग नहीं करते, लेकिन जब 1 लाख के नीचे जाता है तब मरीज को भर्ती करना ज़रूरी होता है। 50,000 हो जाता है तो मरीज को अस्पताल में लेना ज़रूर होता है, और मरीज का ये 1 लाख से फिर 80,000, 70,000, 50,000, 40,000, 20,000, 10,000 ये सारी स्टेजें जैसी होती हैं जो जांच करने के बाद ही पता चलेंगी खून की, और रेगुलर लैब फाइंडिंग से ही पता चलेगी। ये जो है फेथ हीलिंग में इसका कुछ नहीं है। तो इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से वेल क्वालिफाइड एमडी मेडिसिन के जो इंटरनल मेडिसिन के वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके पास जाना पड़ेगा, भर्ती होना जरूरी है, जिससे कि वो जरूरत पड़ने पे वेंटिलेटर के द्वारा या शॉक मैनेजमेंट के द्वारा या वो आईवी फ्लूइड के द्वारा जो भी अच्छा से अच्छा काम तरीका है उससे मरीज की जान बचा सकें। अगर नहीं एक्सपर्ट है या नहीं जानता कोई डॉक्टर या कोई धन पशु है जो जबरदस्ती खून की बोतल, प्लेटलेट की बोतल खर्चा करके आपका घर परिवार पूरा बेच बाँच के सारा पशुओं की तरह धन को चर रहा है, खा रहा है, जैसे जानवर पैसे को चारा खाते हैं, उसी तरह ये धन पशु लोग आपका धन खाने लगते हैं। तो जो धन पशु हैं, अगर वो क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, एक्सपर्ट हैं और रेगुलरली वो लैब फाइंडिंग्स के द्वारा ब्लड की जांच करके डेंगू पे पूरी एंटीजन वायरस को देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, NS1 को जांच रहे हैं, IgM को देख रहे हैं, IO देख रहे हैं और सारी सूचनाएं देख रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, तो वो कर पाएंगे। और उम्मीद है कि 80-90% तक मरीज जो अस्पताल में भर्ती होते हैं वो 80-90% उनको हम बचा ही लेते हैं। तो अस्पताल के जो क्वालिफाइड लोग होते हैं वो उनको बचा लेते हैं और बच जाते हैं। लेकिन जब ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती शरीर के अंदर या मुंह से ब्लीडिंग होने लगे या नाक से ब्लीडिंग होने लगे या आंतों से ब्लीडिंग होने लगे या टट्टी के रास्ते खून आने लगे, तो बड़ी जल्दी मरीज शॉक में चला जाता है। DSS मतलब क्या कहते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम। जब शॉक में चला जाता है तो ये चौथे दिन के बाद छठे, सातवें, 8वें दिन ये बहुत मुश्किल हो जाता है और 10-11 दिन में दोबारा ये इफेक्ट कर सकता है। तो लेकिन अगर ये ठीक से मैनेज किया जाए एक्सपर्ट के द्वारा, ठीक से इसका शॉक का मैनेजमेंट, डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट,
डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का मैनेजमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सिम्टोमेटिक की मेडिसिन वगैरह ठीक से अगर वेल क्वालिफाइड एक्सपर्ट के द्वारा फ्लूइड मैनेजमेंट अगर किया जाता है तो ये ठीक हो जाता है और मरीज घर वापस जाता है। जो हफ्ते 2 हफ्ते जो रिकवरी फेज में अपना गुजारने के बाद उसकी कमजोरी भी दूर हो जाती है और ठीक भी हो जाता है। और ज़्यादातर उम्मीद ये की जाती है 2 हफ्ते से ज़्यादा 7, 8, 9, 10 दिन में मरीज ठीक है हो करके। लेकिन कभी कभी क्या होता है 8वें दिन, 10वें दिन, 9वें दिन ये दोबारा प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक्सपर्ट के सुपरविजन में रहना बहुत जरूरी है। वेल क्वालिफाइड अच्छे अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन में एमडी किए हुए डॉक्टर्स के अंडर में क्रिटिकल स्टेज वाले मरीज को रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो कब इंटरनल ब्लीडिंग होगी, किस आर्गन में ब्लीडिंग चालू हो जाएगी पता नहीं चलेगा। क्योंकि बोन मैरो जब डिप्रेस हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो बाहर से प्लेटलेट नहीं दी जाएगी तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा किस्से होते हैं। तो प्लेटलेट डिप्राइवेशन की वजह से बहुत से मरीज जो है वो जान गंवा बैठते हैं और ये बोन मैरो डिप्रेशन जो है वो जान ले बैठता है। तो कभी कभी क्या होता है जैसे कोई मलेरिया का मरीज है, उसी को डेंगू होता है, तो दोनों का मैनेजमेंट भी अगर एक्सपर्ट नहीं है, वैज्ञानिक तरीके का इलाज उसको नहीं मालूम है, अच्छी तरह उसकी सुविधाएं अस्पताल में नहीं है, तो वो बचे नहीं पाता है। ज़्यादातर ये बीमारी जो डेंगू की है तो अक्टूबर नवंबर में मिलती है। मलेरिया भी बहुत ज़्यादा मिलेगा मॉस्किटो की वजह से और डेंगू भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जान दोनों में भी जाती है। अगर जहरी मलेरिया जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम वायरस द्वारा प्रोटोजोआ द्वारा होता है वो भी जहरीला है, उसमें भी जान चली जाती है। और डेंगू में तो जान अगर क्रिटिकल स्टेज में मरीज चली गया तो जाती ही जाती है, बहुत मुश्किल होता है जान बचाना। लेकिन एक्सपर्ट चाहिए जो केस मैनेजमेंट, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, ओरल डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट ठीक से कर सकें, पूरे बॉडी का डिहाइड्रेशन ठीक से मैनेज कर सकें और शॉक मैनेज कर सकें, टाइम टाइम पे जब जरूरत हो तो प्लेटलेट दे सकें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकें, मेडिसिन की जब जरूरत हो तो उसे दे सकें, वो बहुत जरूरी और बहुत ज़्यादा अर्जेंट जरूरत है। जो सभी भाइयों को, सभी लोगों को याद करने वाली जरूरी है कि जो खून करने वाली दवाइयाँ, ये जो फेथ हीलिंग के जो ओझा टाइप के डॉक्टर होते हैं, अनक्वालिफाइड जो धन पशु होते हैं, वो पेन कम करने के लिए और हेडेक कम करने के लिए, बॉडी एक कम करने के लिए दर्द निवारक दवाएं दे देते हैं और वो दर्द निवारक दवाएं ब्लीडिंग चालू कर देती हैं अंदर जाके। और जब इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाएगी तो मरीज क्रिटिकल स्टेज में जाएगा, शॉक में जाएगा और शॉक में जाएगा तो जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा दवाएं देना अपने आप तो बिल्कुल देना ही नहीं है। और जो धन पशु घूम रहे हैं उनके पास भी नहीं जाना है, क्योंकि वो अगर पेन वाली दवाएं देना चालू कर देंगे जिससे कि मरीज खुश होकर के उसका दर्द खत्म हो जाए और उसने कहीं ब्लीडिंग चालू कर दिया बॉडी में। और ज़्यादातर पेन की जो दवाएं होती हैं, बहुत सारी दवाएं हैं जो इंटरनल ब्लीडिंग बॉडी में करती हैं। इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब टट्टी के रास्ते खून आने लगेगा, पेट के नाक के रास्ते खून आने लगेगा, मुंह से खून आने लगा, मतलब ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है माउथ के अंदर, उससे खून आने लगेगा और उल्टियाँ होने लगेंगी। तो ये जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है वो सीधे शॉक में ले जाती है। शॉक में मरीज पहुंच गया तो जान बचाना डॉक्टरों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी पैसा खर्च कीजिए, कितना भी प्लेटलेट दिया जाए, कितना भी ब्लड दिया जाए, कितना भी बड़ा अस्पताल हो, तो साथियों सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि जो पेन रिलीविंग टैबलेट्स हैं वो हर हालत में आपको तो लेनी ही, अपने आप तो किसी को तो लेनी ही नहीं है। मरीज को या मरीज के घर वालों को ये बिल्कुल याद रखना है कि अगर बॉडी एक हो रहा है या जोड़ों में दर्द हो रहा है, गांठ में दर्द हो रहा है या कहीं शरीर में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसकी दवा नहीं लेनी है जब तक एक्सपर्ट के पास न पहुंचे। पैरासीटामोल की दवाएं हम लोग देते हैं लेकिन वो सिम्टोमेटिक देते हैं और एक लिमिट में देते हैं, सोच समझ के देते हैं। तो जो एक्सपर्ट लोग हैं प्लीज उन्हीं के पास जाइए। अदरवाइज मरीज अगर क्रिटिकल स्टेज में गया, शॉक में गया, तो उसकी जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दवाएं जो खून करती हैं एनाल्जेसिक करके, उनको तो बिल्कुल ही नहीं देना, क्योंकि कहीं भी ब्लीडिंग होगी, चाहे मुंह से ब्लीडिंग हो, नाक से ब्लीडिंग हो, आँख से ब्लीडिंग हो, या क्या कहते हैं जीभ से हो, या उल्टी से, पेट से हो, या टट्टियों के रास्ते ब्लीडिंग चालू हो जाए तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा और मरीज शॉक में जाएगा, बेहोश हो जाएगा। और बेहोश होने के बाद आप भर्ती करोगे, भर्ती करने के बाद फिर उसको बचाना बड़ा मुश्किल होता है।
डेंगू का जो रेट्रोवल्वर पेन और नाजिया वोमिटिंग के बाद जो दिक्कतें होती हैं, वो इसके जो 4 किस्में बताई गई हैं, सीरियस वाले की बात हम कर रहे हैं, जो क्रिटिकल स्टेज में डेंगू पहुंच जाता है। नॉर्मल डेंगू तो नॉर्मल होता है, सब लोग जानते ही हैं, ठीक हो जाता है। तो एक होता है जो डेंगू वायरस, वो 4 तरह का होता है। डेंगू वायरस को ऐसे नाम दिया गया, डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4। तो ये सारे जो वायरस होते हैं, इनकी जांच के लिए भी एंटीजेंस होते हैं। तो जो एंटीजन टेस्ट होते हैं वो भी आजकल रेफरल लेबोरेटरीज में तो हर जगह है, और बहुत सारी जगह जो सेंटिनल सेंटर्स हैं वहाँ भी ये सुविधा मतलब मिल गई है। वो जैसे NS1 जो है, ये NS1 जिसको नॉन स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं। ये जो सिंपल टेस्ट होता है, ये सीरम टेस्ट होता है, और इससे जो है अगर ये पॉजिटिव है तो उसके अकॉर्डिंग मैनेज किया जाता है। दूसरा टेस्ट होता है IgM, ये भी सीरम का टेस्ट है। तीसरा है IgG, ये भी पॉजिटिव आता है, लेकिन ये देर में पास होता है। मतलब शुरू में जब आप फेब्राइल स्टेज में देखेंगे तो NS1 पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन IgM और IgG नेगेटिव होगा। 3-4 दिन बाद देखेंगे तो IgM पॉजिटिव आ सकता है, और एक बाद में जैसे क्या कहते हैं उसको, 4-5 दिन के बाद, मतलब 1 हफ्ते के आसपास देखेंगे तो IgG भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो वो डिलेड रिस्पॉन्स है। अगर ये टेस्ट तीनों आपने जांच किया, तो ये डॉक्टर ही करेंगे, जो एक्सपर्ट हैं वही करेंगे। उनके यहाँ अगर ये जांच कराई गई और ये पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब वायरस है। तो इसका मतलब उसको अंडर सुपरविजन रखना बहुत ज़रूरी है, और इनको ओरल रिहाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। इनका जो बॉडी का फ्लूइड है उसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, मतलब पानी या IV फ्लूइड उसको देना बहुत ज़रूरी है। वो डॉक्टर लोग अपने हिसाब से अस्पताल में मैनेज करते हैं और करेंगे, और बचा लेते हैं, जान बचा लेते हैं। ज़्यादातर 30,000 तक जो होता है, तब तक कोई फ्लूइड बाहर से, मतलब प्लेटलेट या ब्लड नहीं दिया जाता है। लेकिन जब 30,000 या 30,000 के नीचे, ज़्यादातर बहुत एक्सपर्ट लोग जो है वो 20,000 के नीचे जब प्लेटलेट होती है तभी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। प्लेटलेट का जब उसका ट्रांसफ्यूजन दिया जाएगा, तो प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन देने के बाद उसकी जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि जो ये डेंगू है वो रिकवर करता जा रहा है। और 1-2 हफ्ते में, 2-3 हफ्ते में जब कमजोरी भी कम हो जाएगी, वॉमिटिंग भी कम हो जाएगी, और वीकनेस भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और मरीज ठीक हो जाता है। पानी देना बहुत ज़रूरी है, बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। डिहाइड्रेशन होगा तो मरीज सीरियस होता जाएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई पेन रिलीविंग टैबलेट नहीं देनी है। कोई भी दवाई जो दर्द वाली है वो बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो जो पेन वाली दवाएं हैं वो ज़्यादातर हाथों से ब्लीडिंग चालू कर देती है। तो टट्टी के रास्ते ब्लीडिंग चालू हो सकती है, मुंह से चालू हो सकती है, नाक से चालू हो सकती है, या ओरल म्यूकोसा से, आंखों से भी हो सकती है, हेमरेज से भी, स्किन से भी हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों से ज़्यादातर बीमारियाँ दूर हो जाती है। ज़्यादातर जो बहुत रेस्टलेसनेस होती है, मतलब आदमी को बड़ा बेचैनी रहती है, कँपकँपी हो जाती है, ठंड लग के छींकें आती हैं, गले में तकलीफ हो जाती है, और बहुत तेज बुखार हो जाता है, 104 डिग्री तक। माइल्जिया, खूब दर्द होता है, सर दर्द खूब होता है, आँख के नीचे दर्द होता है, घबराहट होने लगती है, पल्पिटेशन, धड़कनें बढ़ जाती हैं, रैशेज़ तो, रीचिंग तो होती, खुजली वगैरह, और नासिया होता है, और एक्सट्रीम एग्जॉस्शन। बहुत ही आदमी जब परेशान हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, और ब्लड प्रेशर कम हो जाने के बाद आपको मैंने बताया कि जो कई सारे, हाँ, आजकल रैपिड टेस्ट किट्स आ गई हैं, जो कि फील्ड में भी लोग करते हैं, तो उसका भी यूज़ किया जाता है। और जो एलाइजा टेस्ट है जिसमें हमने आपको बताया NS1, IgM और IgG, इसका टेस्ट भी जो टर्शियरी लेबोरेटरीज है वहाँ होता है। तो इसकी जांच भी जब क्वालिफाइड आदमी होगा तभी करवा पाएगा, और उसकी फाइंडिंग क्या आ रही है, उसमें किस स्टेज में कब रिजल्ट कौन सा मिले तो क्या करना चाहिए, ये एक्सपर्ट ही बता पाएगा। तो कोशिश करिए कि जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं पे जाइए।
शुरू के 1 हफ्ते जो हमने बताया सर्वाइवल स्टेज वाला, उसमें NH1 पॉजिटिव आता है और बाकी जो 4 दिन तक है, 4 दिन से 1 हफ्ते 10 दिन तक IgM पॉजिटिव आता है और उसके बाद 10 दिन के बाद IgG पॉजिटिव आता है। लेकिन ये है कि जब ये ELISA टेस्ट होते हैं तो इसकी वजह से भी ठीक हो जाता है। तो ये जो डेंगू की बातें थी, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट थी और इसके बात करना बहुत ज़रूरी था। इसके ये तो तकलीफ तो होती ही होती है, तो इसके लिए हमने इसकी फिगर्स बहुत सी हैं। जैसे इसके वार्निंग साइन हमने आपको बताया था कि लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि डेंगू है कि नहीं। डेंगू है कि नहीं है, ये कभी-कभी वायरल फीवर से कन्फ्यूज़न हो जाता है, कोरोना से हो जाता है और जो है जो ख़ास करके अनडायग्नोज्ड फीवर होते हैं, उसमें भी पता नहीं चलता। तो वो बिना लैब फाइंडिंग्स के आप क्लियर नहीं कर सकते। मतलब वायरल, कोरोना, मलेरिया और डेंगू, ये चारों में बुखार आता है, चारों में सर दर्द होता है, चारों में पूरे शरीर में दर्द होता है। लेकिन जब लेबोरेटरी से जांच होगी तो पता चल जाएगा, कोई चीज़ नहीं आ रहा है वायरल होगा, कोरोना पॉजिटिव आ रहा हो तो कोरोना होगा, डेंगू पॉजिटिव आ रहा है तो डेंगू। डेंगू में जो खतरनाक कंडीशंस होती है जिसमें कि आपको तुरंत अस्पताल भागना है, उसमें जब होता है पेट में दर्द चालू हो जाता है। हमने आपको बताया कि जब इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी किसी वजह से, जैसे कोई पेन रिलीविंग टैबलेट खा लिया या कोई पेट के हाथों में दर्द चालू हो गया, खून आना, तो पेट में दर्द बहुत तेज होता है। तो पेट में दर्द होने लगे या पेशाब अचानक बंद हो जाए या कहीं से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाए या नाजिया वोमिटिंग इतना ज़्यादा हो जाए, उल्टी मिचली कि रुके ही नहीं या बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो अस्पताल जाना। ये वार्निंग साइन है। वार्निंग साइन ये 4-5 जो हमने बताए, बेचैनी बढ़ जाए, उल्टी उल्टी मिचली बहुत ज़्यादा हो जाए, ना रुक रही हो, अचानक पेशाब बंद हो जाए या कहीं से ब्लीडिंग चालू हो जाए या पेट में तेज तकलीफ दर्द चालू हो जाए, ये 4-5 वार्निंग साइंस हैं। अगर ये हैं तो आपको घर पे या कहीं छोटी मोटी जगह पे या फेयर ट्रेनिंग के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है। आपको क्वालिफाइड इंटरनल मेडिसिन के एमडी वाले, इंटरनल मेडिसिन में एमडी वाले जो डॉक्टर्स हैं, वेल क्वालिफाइड अच्छे अस्पताल में तुरंत पहुंचना है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन भी कम हो जाती है और 50,000 के नीचे बड़ी जल्दी प्लेटलेट्स भी पहुंच जाती हैं। 1 लाख की बजाय 50,000 1-2 दिन में ही नीचे हो जाती है और हीमोग्लोबिन तो कम होता ही होता है। और सबसे चीज़ें जो हमने आपको बताया कि जैसे पेन रिलीविंग गोलियाँ, लोगों जोड़ों के गांठों के दर्द में ब्रुफेन ले लेते हैं, कामिफ्लेम ले लेते हैं, सुमो ले लेते हैं, एस्पिरिन ले लेते हैं, इबुप्रोफेन ले लेते हैं। ये सारी चीज़ें पेन की दवाएं हैं, लेकिन ये सब ब्लीडिंग करती हैं। तो जब भी ब्लीडिंग होगी तो हाथों में ब्लीडिंग होने का मतलब ये तकलीफ बढ़ेगी और तकलीफ बढ़ेगी तो ये अंदर बहुत ही परेशानी करेगी और ये क्रिटिकल स्टेज में मरीज पहुंच जाएगा। ये जो वायरस है, एक नया अभी एक आया है कि 5 तरह का वायरस होते हैं। जो माइल्ड तरह का मैनिफेस्टेशन जिसमें होता है वो डेंगू 1 कहते हैं, NH1 जिसमें पॉजिटिव आता है। डेंगू 2 होता है जिसमें थोड़ा तेज मतलब ब्लीडिंग कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, कहीं कहीं ब्लीडिंग होने लगती है। ये जो डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, डेंगू 5, ये सारे बहुत ही खतरनाक वायरस हैं और ये कभी कभी एक साथ ही हो जाते हैं। तो डेंगू 1 को छोड़ के कोई भी डेंगू अगर कोई भी वायरस अंदर गया है तो वो सीरियस बात है, वो क्रिटिकल स्टेज है और इंटरनल मेडिसिन के एमडी वाले बड़े अस्पताल में पढ़े लिखे कायदे के डॉक्टर के पास जाना, उसका केस मैनेजमेंट करना, रेगुलर लैब फाइंडिंग कराना बहुत जरूरी है। जान बचाई जा सकती है साथियों बहुत आसानी से। डेंगू और मलेरिया ये सब ऐसी बीमारियां हैं जिनमें बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें एक भी आदमी नहीं मरता और हमारे यहाँ हजारों करोड़ लाखों में मर जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे ये जो पैथोलॉजी की बात थी कि आरबीसी सेल्स जो हैं ये तरह तरह की एक्टिविटीज़ करती हैं, इनमें म्यूटेशन होता है, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन होता है। कुल मिलाकर के डॉक्टरी के पैथोलॉजिस्ट की बातें हैं, इनमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। जो मतलब की बातें हैं, काम की बातें हैं, वो मोटा मोटा यही है कि ये जो डेंगू का इंक्यूबेशन पीरियड 3 दिन से 14 दिन तक होता है। मतलब 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक इसका एसिम्टोमेटिक पीरियड है। ये सिम्टोमेटिक मतलब इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब वायरस आपके अंदर जाएगा
और 14 दिन तक ये अंदर ही अंदर घटता बढ़ता पनपता रहेगा। ये मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक रहेगा। इसी बीच में अगर आपने जाँच करा लिया और आपको पता चल गया, और उसके बाद फेब्राइल जब बुखार हल्का-फुल्का बुखार आने लगे, दर्द होने लगे, तब फेब्राइल स्टेज चालू होता है 1-2 हफ्ते बाद, और वो 4-5 दिन रहता है। उसमें फेब्राइल में फीवर बहुत हाई ग्रेड का फीवर होता है, बहुत तेज़ सर दर्द होता है, आँख के नीचे बहुत तेज़ दर्द होता है, पूरे शरीर में खूब दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। ये सारी तकलीफ़ें जो होती हैं, ये शुरू में ही 4 से 1 हफ्ते के अंदर ही होने लगती हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ें होती हैं, कुछ आँतों की भी परेशानियाँ फेब्राइल स्टेज में होती हैं, जिसमें नाज़िया, वोमिटिंग, डायरिया हो और पेट में दर्द। ख़ास करके पेट में दर्द और ना रुकने वाली नाज़िया, वोमिटिंग, इसका मतलब पेट के अंदर तकलीफ वायरस चला गया है, और वो कहीं न कहीं, कभी न कभी वो आँतों में ब्लीडिंग चालू कर सकता है, वो क्रिटिकल केस में जा सकता है। तो उन सब चीज़ों में को आने से पहले फीवर और हेडेक, माइल्जिया, आर्थराल्जिया, इन्हीं सब चीज़ों में हल्की-फुल्की डायरिया, डिसेंट्री और ये हो, उसी स्टेज में आप सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट ठीक से करा लें, जो केस मैनेजमेंट क्वालिफाइड से, तो जान बच सकती है। दूसरी अब इसमें जो डॉक्टरों को क्या मिलता है, डॉक्टरों को इसमें मिलेगा कि स्प्लीन बढ़ जाता है, लीवर बढ़ जाता है, और जो जैसा कि बताया बोन मैरो डिप्रेशन में, तो जो रेड ब्लड सेल्स, तो जो प्लेटलेट हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये कम हो जाती हैं, क्योंकि ये डिफेंस की सेयर है, ये हमारे हथियार हैं बॉडी के, जो दुश्मनों को, बीमारी के, जो वायरस हमारे जो दुश्मन हैं, उनसे लड़ने में काम आती है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए मतलब मैं एंड में आपसे यही कहना चाहूँगा कि बहुत तरह के सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, और ये 4-5 तरह के जो डेंगू वायरस होते हैं, उनमें NS1 जो है, या सब टाइप डेंगू वायरस 1 जो है, उससे तो चलो ठीक-ठाक है, सिम्प्टोमेटिक अरेंजमेंट से, मैनेजमेंट से ठीक हो जाएगा। लेकिन 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे एक साथ भी हो सकते हैं, एक दूसरे से मिले भी हो सकते हैं, कोई 2 भी हो सकता है, कोई 1 भी हो सकता है, और ये सीरियस कंडीशंस होती हैं, और ये रेगुलर लेबोरेटरी जाँचें होती रहेंगी, तभी पता चलेगा। और ये जो वेल क्वालिफाइड, पढ़ा लिखा और इंटरनल मेडिसिन का MD डॉक्टर है, तो वही कर पाएगा, तो जान बचाई जा सकती है, जब ये शुरू में साथ में चला जाए तो। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं, वो ज़्यादातर 1 हफ्ते के बाद ही होते हैं, और जो सबसे डेंजरस बात है, जैसे कहीं से भी खून निकलने लगे, या टट्टी के रास्ते खून का पता चलता है, काली टट्टियाँ होने लगी, मतलब काली टट्टियाँ होने लगे, या कहीं भी बॉडी से खून निकलने लगे, नाक से खून निकलने लगे, या मुँह से खून आने लगे, या कोई इस तरह की तरह हो जाए, तो ये एक हिसाब से जो साइटोकाइन्स होते हैं, उनका रिलीज़ होता है, और उनकी लीकेज की वजह से साइटोकाइन्स के आने का मतलब ये हो गया कि इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, और वायरस को फैल गया है, और ये मरीज़ शॉक में चला गया है। फिर उसको बचाना बहुत ही कठिन होता है। जैसा कि हमने शुरू-शुरू में बताया कि शुरू की स्टेज सब कुछ आपके हाथ में है। आप डिजीज़ सर्विलेंस करिए, वेक्टर सर्विलेंस करिए, मच्छरों को बनने ना दीजिए, पर्सनल प्रोफाइलेक्टिक मेजर यूज़ करिए, ऑयल यूज़ करिए, माइट यूज़ करिए, लिक्विड यूज़ करिए, धुआँ कराइए, छिड़काव कराइए, फॉगिंग कराइए, और जो पानी है वो ना इकट्ठा होने दीजिए। लार्वा खाने वाली मछलियाँ पाल लीजिए, और अपेट जो छिड़काव वाली दवाएँ हैं वो डलवा दीजिए, जहाँ पे कीचड़ हो, या गड्ढों में, या किसी बर्तन में पानी इकट्ठा हो रहा हो, और रिडक्शन करिए। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब सब लोग मिल-जुल करके काम करेंगे, तो पूरी बीमारी एकदम से आपके पूरे इलाके से गायब हो जाएगी, पूरे गाँव से गायब हो जाएगी, पूरे ज़िले से गायब हो जाएगी, पूरे प्रदेश से गायब हो जाएगी, और पूरे देश से भी एक ऐसा भी दिन आ सकता है कि ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं, जैसा हमने आपको बताया, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, और ये आपका जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस, कालाजार और लेप्टोस्पायरोसिस, ये सारी 5-6 जो खतरनाक बीमारियाँ हैं, जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस, ये सारी बीमारियाँ बहुत डेंजरस हैं, जानलेवा है। तो ये सारी बचाई जा सकती हैं, और सब कुछ आपके हाथ में है, समाज के हाथ में है, सरकार के हाथ में है, आपके हाथ में है। आप लोग इनकी जानकारी लीजिए,
जो एक्सपर्ट हैं मिसगाइड ना हो। ज़्यादातर जो आइट्रोजेनिक डॉक्टरी में कहा जाता है, मतलब जो गलत-गलत धनपशु जो हैं, उल्टी-सीधी दवाएँ दे कर के मार डालते हैं, बाद में सीरियस होने पे अस्पताल भिजवाते हैं या फेथ हीलिंग में हमारा गरीब मरीज़ गरीबी के कारण मजबूरी में पहुँच ही नहीं पाता, जहाँ पे ठीक से इलाज हो सके। तो अस्पताल को पहुँचना चाहिए। डिजीज़ सर्विलेंस जो एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है। एक्टिव सर्विलेंस बहुत ज़रूरी होती है और जो 400 करीब सेंटिनल सेंटर्स हैं, पूरे देश में जाँच करने के लिए, उनके पास चाहिए और जो हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो 14 रेफरल लेबोरेटरीज़ हैं, बड़े-बड़े शहरों में। उन वहाँ पे भी जो जाँच जैसे पीसीआर है, लाइसन है, एनएस1, आईजीजीएम ये सारी चीज़ें वहाँ भी हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वायरस आइडेंटिफिकेशन भी होता है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं और की जा सकती हैं। तो साथियों जो ये मच्छरों की वजह से या मच्छरों के द्वारा जो तरह-तरह की वेक्टर द्वारा वेक्टरों के द्वारा ये बीमारियाँ वायरस की तरफ जो आती हैं, जो हम लोगों को मतलब पूरे समाज की जान लेती हैं, सबको तकलीफ देती हैं, उनकी वजह से जो ये बातें होती हैं, वो सब कुछ आपके हाथ में है, प्रिवेंटिव है, प्रोफाइलेक्टिक है और ये अटैक करने वाला जो दुश्मन है, हत्यारा जो वायरस है, वो आपके अंदर आए तो उसको अंदर ही खत्म कर दीजिए, पनपने ना दीजिए। उसको जो लाने वाला दुश्मन है एजिड एडीज इजिप्टाई उसको पनपने ना दीजिए, उसको नष्ट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये सारी बीमारियाँ भी दूर हो सकती हैं और कोई भी हमारा जो मतलब प्राणी इन तकलीफ़ों से मच्छरों की वजह से होने वाली वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ से मौत नहीं आएगी और ना ही बीमारी होगी, ना ही उसका कोई साइड इफ़ेक्ट बचेगा, ना ही कोई वो आफ्टर साइड क्या कहते हैं उसका साइड क्या कहते हैं कन्वलेसेंस पीरियड में कोई कमज़ोरी बचेगी। तो इन बातों के साथ मैं आज अपनी बात को यहीं पे केवल डेंगू की बात करके मैं आज की वार्ता को समाप्त करना चाहूँगा।